जब मैं 6 साल का था पार्टीशन होगी तो ये आइडियोलॉजी ऑफ हेट के जो बीज बोए थे वो अंग्रेज ने बोई थी कि पंजाबी जो है घर के पहले बड़े लड़के को सिख बनाते थे। पॉलिटिकल हैसियत भी थी जो नवाब के सामने दिखा दी गई। अंग्रेज का राज तो खत्म होना था। पार्टीशन अच्छा, हिंदू सिख दोनों नहीं चाहते नहीं थे चाहते partition थे। 60 रुपीज a month, 2 रुपए दिहाड़ी। एज ए स्टेनोग्राफर। तो जून 75 में मुझे लॉर्ड माउंटबेटन से मिलने का मौका मिला। अब बोले कि अंग्रेज को भारत से प्यार था, प्यार कोई नहीं था, ठीक है। अब उन्होंने गाड़ी चलाई तो अपनी सुविधा के लिए चलाई, हमें बाद में बहने पे। पीएन से रिबन कटा रहे हैं। हाँ। वो पीएन दिल्ली विश्वविद्यालय के सेंटर फॉर इंडिपेंडेंस एंड पार्टीशन स्टडीज़ में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। आज हम 45वीं इंटरव्यू करने जा रहे हैं और जिस शख्स और जिस शख्सियत की इंटरव्यू करने जा रहे हैं उनका नाम है डॉक्टर महेंद्र सिंह। डॉक्टर महेंद्र सिंह भाई वीर सिंह साहित्य सदन के डायरेक्टर हैं। भाई वीर सिंह साहित्य सदन एक ऐसी संस्था है जिसको डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, हमारे जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया रहे हैं, वाइस चांसलर डॉक्टर अमरीक सिंह, डॉक्टर मुल्क राज आनंद और इसके अलावा डॉक्टर जसवंत सिंह नेकी, श्री अरुण जेटली जी ऑनरेबल मिनिस्टर जो रहे हैं, और श्री कुलदीप नैयर, इन सब का इस संस्था के ऊपर आशीर्वाद रहा है और उनकी सर्विसेज इस संस्था को मिलती रही हैं। और ये संस्था ना केवल भाई वीर सिंह के लिटरेचर और उनकी जो विचारधारा है उसको ही प्रमोट करती है, बल्कि पंजाबी साहित्य, पंजाबी कल्चर, उसको भी दिल्ली में और भारत में उसका उत्साहित करने का एक बहुत बड़ा काम इस संस्था ने किया है। यहाँ मैं विशेष रूप से आपको बता दूं कि ज़्यादातर इंटरव्यूज़ हमारी हिंदी में होती हैं, पर इस इंटरव्यू में हिंदी, पंजाबी और अंग्रेज़ी तीनों भाषाओं का आपको मिश्रण देखने को मिलेगा। एक बार मैं फिर स्वागत करता हूं डॉक्टर महेंद्र सिंह जी का। सर, आपका स्वागत है दिल्ली विश्वविद्यालय की तरफ से, और स्वागत तो है ही, हम आपके आभारी भी हैं कि आपने हमें समय दिया। सर, जैसा कि आपने बताया कि आपका जो जन्म है 1941 में हुआ, थोड़ा सा हमें अपने जो प्री पार्टीशन जो आपका गांव था, जो आपका ज़िला था पाकिस्तान में, उसके बारे में बताइए। मैं जो पाकिस्तानी पंजाब है उसके एक गांव हरीपुर के पास दुर्गशेर नाम था, इसे हिली हैमलेट पहाड़ी इलाका था, उधर मेरा जन्म हुआ। जन्म की तारीख के बात मैं बाद में करूँगा, उसकी भी अपनी एक स्टोरी है। लेकिन हमारे घर में जो परिवार था उन दिनों में मेडिकल फैसिलिटी नहीं थी, तो देयर वाज हाई रेट ऑफ मॉर्टेलिटी। तब लेट स्टेज में मेरा जन्म हुआ। जब मैं 6 साल का था पार्टीशन होगी तो फादर के साथ इधर इंडिया में आए। फैमिली ऐसा है कि आम तौर पर आप जानते हैं पंजाब में ट्रेडिशन थी कि पंजाबी जो है घर के पहले बड़े लड़के को सिख बनाते थे जी। हमारे उल्ट लगा है। तो हमारे दादा जो थे परजामल थे, विद्यु थे, सहजदारी, वो अपने आप को सहजदारी सिख बोलते थे। तो बड़ा ताया जयराम, उसके बाद मेरा फादर, उनका नाम घनी श्याम था, और छोटा चाचा जो संत सिंह उल्ट हो गया। पर मेरे मामे का ऐसा डिफरेंट था, मेरे मामा संत प्रेम सिंह थे, छोटे भाई पिशोरी लाल, उससे छोटा पृथ्वी चंद। जो ट्रेडिशन थी कि बड़ा सिख था, लेकिन हमारे घर में उल्ट रहा। अच्छा, छोटे सिख, छोटा, सबसे छोटा सिख, दो बड़े अपने आप को सहजदारी सिख बोलते थे। जी जी। पर अजीब बात ये हुई कि अकाली लहर के असर के नीचे मेरे फादर अमृत छकने पंजा साहब गए। उनको विश्वास था अमृत छकने के बाद बड़े बहादुर हो जाता, तो गांव वापस आए। गांव जो था उसमें मुस्लिम मेजॉरिटी थी, लेकिन हिंदू सिखों को दबदबा था, इकोनॉमिक पावर उनके पास थी। तो गांव का जो विलेज चीफ था वो मुसलमान था, उसकी हवेली थी। एक अनडिक्लेयर्ड रूल था, हवेली के आगे जो चलेगा तो खड़ावे पहन के नहीं जा सकती औरतें, कि आवाज़ करती हैं
तो बड़े साहब मियाँ साहब डिस्टर्ब होते हैं, अच्छा हाथ में लेके खावे चलेंगी। दूसरा सरदार जो है नंगी तलवार से नहीं जा सकता। तो मेरे फादर ने अमृत छका था, वो जोश आ गया, जो होता है कन्वर्ट, जो बड़ा ज़्यादा फैनेटिक बोल होता है, या उसने कहा देखेंगे जी। नंगी तलवार लेके विलेज चीफ के घर से बाहर से गुजरा, उसको पता लगा, और इकट्ठे होकर उसकी खूब पिटाई की उन्होंने, पर वो हारने वाले नहीं थे सरदार। फादर साहब की मुसलमानों ने पिटाई की। ओके। पर हारने वाले नहीं थे। उन्होंने खबर भेजी पंजा साहब रावलपिंडी, तो अकाली जो आगे, अकाली लहर का टाइम था, तो लॉरें लेके खूब दबाया उनको। तो दबदबा जो है फिर उसके बाद सरदारों का हो गया। मुसलमान चीफ रहा लेकिन दब के रहा, क्योंकि सरदार जो है बड़े पावरफुल थे। वो ज़माना था जब मास्टर तारा सिंह लीडर इमर्ज हो रहे थे, तो भी हिंदू से सिख बने थे आप। जी जी जी। लेकिन इसका ये मुश्किल ये हुई कि जब पार्टीशन होने लगी, हम लोग जो थे बड़े एक रिमोट हिल में रहते थे, कोई टेलीफोन नहीं था, रेडियो नहीं था, अखबारें आती नहीं थी, अपनी ब्लिसफुल दुनिया में रह रहे हैं कि अब पता नहीं दुनिया क्या, मज़े से ज़िंदगी जी रहे हैं। साझा परिवार था, पर दो हमारे रिश्तेदार रेलवे में काम करते थे। अच्छा। तो वो हमारे गांव से बठिंडा तक जाते, तो उनको पता था कि पार्टीशन जो है ये टेम्परेरी अफेयर नहीं है। तो मेरे बाप तो सोचते थे मैं जाना नहीं। हमारे ऑर्चर्ड जो अंगूरें वगैरह का अच्छा काम था, काफ़ी अंगूरों के बाग थे, खुरमानी के बाग थे, तो अच्छा काम था। हाँ, पढ़े लिखे नहीं थे कोई भी, तो वो सोचते थे उधर जाके जो नया पंजाब बन रहा है, सिखों का पंजाब, उसमें क्या करेंगे। तो इससे मैं इधर रहना पसंद करूँगा। लेकिन जो हमारे रिश्तेदार थे रेलवे में, वो बड़े समझदार थे। कहते सर जी, तब उनका नया नाम जो हरी सिंह बन गया था। सर हरी सिंह, आपको पता है आपने गांव के चीफ से पंगा ले रखा है, तो पहले विक्टिम आप हो गए, तो इसलिए अच्छा है अपनी समझ से काम लो। और फ़ौरन गांव छोड़ के पंजा साहब जिधर सारे सिख गुरुद्वारे में इकट्ठे हुए उधर पहुँच गए। दूसरी एक और प्रॉब्लम थी, हमारे चाचा की बेटी थी, उसका नाम जसवंत कौर था, उसको बिल्लो बोलते थे। शी वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन द होल विलेज। तो गांव का जो मुस्लिम चौधरी था, उसका डिक्लेयर कर था कि जब मौका लगे कि उसको किडनैप करके अपनी बेगम बनाना है। अच्छा। तो उसने बताया, हरीराम जो हमारे रिश्तेदार थे, कहते भाई गांव के विलेज का ये प्लान है, आपके मेरे फादर साहब को कत्ल करेंगे, उस लड़की को उठा के ले जाएंगे, इसलिए उन्होंने मनाया कि आपका जाना ठीक है। तो हम पहले जो सारे लोग अपना गांव छोड़ के कैसे पहुँचे मुझे याद नहीं, मैं 6 साल का था। पंजा साहब गुरुद्वारा में चले गए। उधर पंजा साहब गुरुद्वारा में पहली बार रेडियो सुना। अच्छा। रेडियो में खबरें आई कि महाराजा पटियाला यादविंदर सिंह जो रिफ्यूजी जाएंगे उधर, उनको रोज़गार देगा, रहने के लिए जगह देगा, तो आते उनको सत्कार करेगा। तो वो सारे जो है कोशिश करें कि पटियाला तक चले जाए, पटियाला स्टेट में। तब मुझे समझ नहीं था, मैं 6 साल का था। अब मैं सोचता हूँ कि उसके पीछे भी एक पॉलिटिक्स थी कि पटियाला जो है सिख स्टेट थी, सिख सारे पहुँचेंगे उधर, तो सिख मेजॉरिटी हो जाएगी, वो सिख स्टेट पक्की स्टेट बन जाएगी। पता है आपको कि पटियाले के महाराजा ने पैर किया, वो ही वॉज द फर्स्ट टू एक्सीड टू इंडियन यूनियन सबसे पहले उसके मैं इंडिपेंडेंट रहूँगा। जैसे हरी सिंह महाराजा जम्मू कश्मीर का ज्वाइन नहीं कर रहा था, 48 में ज्वाइन किया, लेकिन यादविंदर सिंह जो समझदार था, वो उसने बोला कि हमारी स्टेट जो है इंडियन यूनियन ज्वाइन करेगी, भारत का हिस्सा बनेगी। तो उसने और उद्यम किया कि जो बाकी सिख स्टेट थी, फरीदकोट, नाभा, अदर, सबको इकट्ठा करके बनाया पेप्सू, पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट्स यूनियन। उसके वो राज प्रमुख बने। तो हमें ये इंसेंटिव दिया। अब अजीब स्टोरी है कि हम पटियाला कैसे पहुँचे, जो मेरे मामा जी ने सुनाया, लेकिन मैं विश्वास नहीं करता कि सच्ची है, बट है सच्ची थी जी। हमारे जो रिश्तेदार एक रेलवे में थे, उसने क्या किया, एक गुड्स ट्रेन लिख दिया, गुड्स फॉर बठिंडा, गुड्स फॉर पटियाला। अच्छा, ट्रेन के डब्बे पे लिख डब्बे, मालगाड़ी थी, पैसेंजर गाड़ी नहीं थी। बाहर लिखते टैग लगाते हैं, टैग लगा दिया, गुड्स फॉर पटियाला एक डब्बा, दूसरा गुड्स फॉर बठिंडा। तो अजीब है कैसे पैक्ड लाइक सार्डीन्स, एक डब्बे में पैक हो रहे हैं। हवा पानी कैसे है पता नहीं है, लेकिन जाके पहली बार दरवाज़ा खुला तो अमृतसर में।
एक समझदार बुजुर्ग थे, उन्होंने एक बड़े पतीले में चावल दाल और नमक डाल के ले आए। तो जब बाहर निकले अमृतसर में, तो इधर से बालन इकट्ठा करके फायरवुड, तो उसने खिचड़ी बनाई। बड़ी नियामत थी कि 2-2 3-3 चम्मच खिचड़ी खाने के लिए मिल गए 24 घंटे के बाद। तो पानी पता नहीं हाइजीनिक था कि नहीं, जो भी जैसा पानी मिला पानी पिया। उसके बाद लगता है सेफ एरिया आ गए, हम इंडियन पंजाब में आ गए, तो डर ख़त्म हो गया। तो कैसे पटियाले पहुँचे ये भी मुझे पता नहीं है, लेकिन मेरे मामा जी सुनाते थे या मेरे चाचा जी। हम पटियाला रेलवे स्टेशन में उतरे। अब पटियाला स्टेशन के 2 प्लेटफॉर्म है, तब एक ही प्लेटफॉर्म था। बारिश खूब हो रही थी, तो हम शेड के नीचे गिरे। दूसरी गाड़ी आई और पैसेंजर आए, उन्होंने इतने जोर से धक्का मारा, बिना एफर्ट किए हम सड़क पर पहुंच गए, धक्के से पहुंच गए। अब सड़क पे पहुंच रहे हैं, जाए किधर कोई पता ठिकाना नहीं था। हमारा जब पटियाला का मैसेज था, बट मैसेज डिडंट मीन, मैसेज में ये नहीं बोला कि पुरानी जगह आओ, आपको सोने के लिए रहने की जगह मिलेगी। हम चलते रहे, चलते बारिश में, तो आगे जाके देखे एक जगह है पटियाला में गौशाला जी, खुली गौ की गौशाला है। गाय जो बाहर निकाल दी, उनके खाली शेड हमारा फर्स्ट शेल्टर बन गया। उधर जो है मैं हैरान हूँ कि कैसे जो खुली होती है ना गाय, जिसमें चारा डालते हैं। फर्स्ट नाइट इन इंडिपेंडेंट इंडिया आई स्पेंड इन द खुरली ऑफ गौशाला पटियाला। अब सोचता हूँ, हैरान होता हूँ कि कोई हाइजीन नहीं थी, कोई स्विक हाइजीन नहीं थी, कोई मच्छर काटा कि नहीं काटा, लेकिन 2 रात के बाद बड़े आराम से सोए। बेस्ट स्लीप आई हैव हैड वाज इन द खुरली ऑफ गौशाला पटियाला, दैट इज। बट दूसरे दिन अच्छी बात हुई, पहली रात फर्श में, कच्चे फर्श में सोए, नींद आई आराम से क्योंकि थके हुए थे। दूसरी रात हमें मंजे बिस्तरे मिलने शुरू हो गए, लंगर लगा हुआ था। तो तीसरी दिन जो है कोशिश किया, पता लगा कि जो मोहल्ले के मुसलमान थे उनको मार काट के भगा दिया, तो बहुत से मकान खाली हैं, जो मर्जी जाके मर लो। लेकिन किसी समझदार आदमी ने बताया कि जो मर्जी मर लो, लेकिन उसके बाद कीमत देनी पड़ेगी ना। आप अपनी कैपेसिटी देखो, हवेली मलोगे तो बाद उसका पेमेंट देना पड़ेगा हवेली के हिसाब से। हवेली के हिसाब से। तो हमने हवेली नहीं मली, खाली थी हवेली पर, उसमें हमने एक ऐसा मकान तलाश किया जिसमें आगे पक्का कमरा बना हुआ था, एक सीमेंट की बोरी पड़ी हुई थी, फर्श नहीं बना था, कुछ रेत पड़ा हुआ था। कितने वो बदकिस्मत इंसान थे जो पक्का मकान बना के उनको रहने के लिए नसीब नहीं हुआ। जो मेरे मन में जो एक बात घर कर गई है वो ये थी, जब गौशाला से आए, वो उसका नाम है महल्ले का सुखदासपुरा। शेर पंजाब मार्केट बनी पटियाला में। वो सारे जो रिफ्यूजी थे उन्होंने कपड़े का काम शुरू किया, अभी बड़े थ्राइविंग बिजनेस चल रहा है। उसके आगे मोहल्ला सुखदासपुरा, जो पहला कोने वाला घर हमने मल लिया, आगे पक्का था, पीछे कच्चे थे 2 कमरे। जो मुझे बचपन में याद है, जब याद करता हूँ अभी रोता हूँ कि नलके के सरकारी नलके के पास एक औरत की नंगी लाश पड़ी हुई है, बारिश पड़ी, बॉडी स्वेलिंग, सूजी हुई है बड़ी। अब देख के बड़ा भयानक, क्या करें। अब पूछता हूँ किसने उसको रेप किया, किसने उसको मारा। मेरे ख्याल सिख या हिंदू होगा, क्योंकि मुसलमान अपनी बीवी को मार के नहीं जाएगा। तो लगता है उसके घर वाले को मार के फेंक दिया होगा, औरत का रेप किया होगा, उसके बाद नंगी छोड़ दी। तो ये नफरत जो है अगेंस्ट क्रिमिनल वायलेंस मेरी बचपन में आ गई कि ये जो इसने भी किया है, गलत काम किया है, हिंदू है या मुसलमान है, दोबारा नफरत नहीं होनी चाहिए। तो बाद में जब बिपिन चंद्र के इन्फ्लुएंस में आया, तो हमने एक बात सीखी, हु डू यू फाइट, हु इज़ द एनिमी। एनिमी इज आइडियोलॉजी ऑफ हेट, you become the instrument. So ideology of hate was the cause of partition. Ideology of hate is the cause of daily criminal riots. So who is the enemy? Because it's the ideology of hate. So we should always fight ideology of hate. Then we start our normal life. यहाँ मैं 1 मिनट के लिए आपको रोकना चाहूँगा। बहुत बड़ी बात डॉक्टर महेंद्र सिंह जी ने कही है, आइडियोलॉजी ऑफ हेट वाज द रूट काज ऑफ पार्टीशन। ये कहानी डॉक्टर महेंद्र सिंह के 3 बातें जो नोट करने वाली हैं। एक ऐसे परिवार की कहानी जिनके अंगूरों के बाग थे, एक ऐसे परिवार की कहानी
जो समृद्ध था, एक ऐसे परिवार की कहानी जो हिंदू भी था, जो सिख भी था, क्योंकि हिंदू सिख में उस समय कोई फ़र्क नहीं था। एक ऐसे परिवार की कहानी जो माल गड्डी के ट्रेन के डिब्बों में, जो गुड्स ट्रेन होती है उसके डिब्बों में बॉक्स में बंद होके, जैसे साड़ियाँ बंद होके आती हैं, कपड़े में बंद होके आते हैं, उसी उसमें बंद होके आया वो परिवार। और वो परिवार आते ही कहाँ पहुँचा, रहने के निवास स्थान उनका क्या था, गौशाला पटियाला। और गौशाला में आ गया ये परिवार, और ये परिवार रात को सोया कहाँ, खुरली में, जहाँ पशुओं को, गौओं को, भैंसों को चारा डाला जाता है। और ये कहते हैं मुझे इतनी अच्छी नींद आई भाई, मैं 24 घंटे में जो हम सोए नहीं थे, ये पता नहीं था ये बिस्तर है या खुरली है। पर बात दोबारा फिर आइडियोलॉजी ऑफ हेट से शुरू करते हैं। सर, आप ये महसूस नहीं करते ये आइडियोलॉजी ऑफ हेट के जो बीज बोए थे, जो बुनियाद थी, वो अंग्रेज़ ने बोई थी? बड़ी बात साफ है कि मैं इतिहास का विद्यार्थी हूँ। पार्टीशन की डेट 48 थी, 47 नहीं थी। अच्छा, 48 में होनी थी ये पार्टीशन जी। तो तरीका यही था, अंग्रेज़ का रूल था, अंग्रेज़ से सब डरते थे। तो अंग्रेज़ सिस्टमेटिक, जैसे पंजाब हरियाणा बना तो कोई रॉयट्स नहीं हुए ना, लोगों को ऑप्शन दिया कि आप सर्विस में हो, हरियाणा में जाना चाहोगे, हिमाचल में जाना चाहोगे, ऐसे ऑप्शन देना चाहिए था कि आप पाकिस्तानी पंजाब में ठहरना चाहोगे, इंडियन पंजाब में जाना चाहोगे, रेल में जाना चाहोगे, गाड़ी में जाना चाहोगे, ऑप्शन दे के अंडर आर्मी रूल ट्रांसफ़र होना चाहिए था 1 साल में। तो क्योंकि वर्ल्ड वार सेकंड के बाद उनका खजाना खाली हो चुका था अंग्रेज़ों का। अब बोले कि अंग्रेज़ को भारत से प्यार था, प्यार कोई नहीं था, ठीक है जी। अब उन्होंने गाड़ी चलाई तो अपनी सुविधा के लिए चलाई, हमें बाद में बेनिफिट हो गया। जी जी जी। तो उन्होंने देखा कि जो इंडिया जो पहले एसेट था, इसका माल बाहर जाता था, अब इंडिया लायबिलिटी बन गई। इतना बड़ा देश, उसको मेंटेन करना, आर्मी को मेंटेन करना पॉसिबल नहीं है। ख़ास करके एक बात हुई, वो म्यूटनी इन दी इंडियन नेवी। देखा अब, जो फौज का रोब जो वो ही रिवोल्ट कर रही है, तो उसको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। तो उन्होंने एक ठीक ये गलत बात ये हुई कि लॉर्ड माउंटबेटन, अर्ल ऑफ बर्मा, जो क्वीन के रिश्तेदार थे, उन्हीं को भेजा। तो वो आर्मी वाले को लंबा चौड़ा वो हिस्ट्री वाले जैसी बात नहीं करा। तो उन्होंने देखा क्या इसमें जो क्या लेना है, एन्जॉयबल तो रही नहीं जो बन गया राष्ट्रपति भवन, जो वाइस राय का लॉज था। अब ये टेम्परेरी हो गया, परमानेंट बनाना था, वो रहा नहीं। तो इंसेंटिव ख़त्म हो भारत में रहने के, जल्दी छोड़ के भागा। उसमें नुकसान उनका नहीं हुआ, नुकसान हमारा हुआ, हिंदू मुसलमान का, सिख का नुकसान हुआ कि पार्टीशन वाज प्रीपोन्ड, डेट से पहले कर दिया, प्लान ट्रांसफ़र नहीं किया गया। जानबूझ के किया? हाँ जी, जानबूझ के अपना बेनिफिट देखा। सिख बार बार बोलते हैं कि मास्टर तारा सिंह अच्छे लीडर नहीं थे, खालिस्तान मिल रहा था। सिखों ने दोनों वर्ल्ड वार में बड़ी जानें दी। तो मुझे बाई चांस जब मैं 74-75 में इंग्लैंड गया हुआ था, तो जून 75 में मुझे लॉर्ड माउंटबेटन से मिलने का मौका मिला। अच्छा। तो ये बात पूछी, कहते यस वी लव द सिख्स, ब्रिटिशर्स दे लाइक द सिख्स, दे लव द सिख्स बिकॉज ऑफ देयर sacrifices in the world for 1 and 2। बट इसे कि हम खालिस्तान कैसे देते। पार्टीशन का जो बांटने का तरीका ऐसा था कि कॉन्टिग्यूस के साथ इस जिसके साथ दूसरा डिस्ट्रिक्ट मुस्लिम हो, इस्लाम हो, तीसरा हो, तब बनेगा। अब कोई ऐसा डिस्ट्रिक्ट नहीं था साथ के साथ जिधर सिख सब डिस्ट्रिक्ट में मेजॉरिटी थे, नहीं थे, इसलिए सिखिस्तान बनना पॉसिबल नहीं था। तो बोलते हैं एक स्टेट थी, मुस्लिम स्टेट ऑफ मलेरकोटला, जिधर सारे डिस्ट्रिक्ट में सिखों की मेजॉरिटी थी, नवाब मुसलमान था, छोटा सा खालिस्तान उधर मिल सकता था। मेरे ख्याल बड़ा मजाक ही होना था जो खालिस्तान बनने था, तो ऐसे कोई खालिस्तान वाली बात बनने वाली नहीं थी। तो सिखों की हेल्प नहीं कर सकते थे। खालिस्तान कभी डिमांड शायद थी भी नहीं, डिमांड बनाई गई। Interestingly, medical doctor called V.S. Bhatti, he was communist, he prepared the map for Sikhistan, that was to counter the demand for Pakistan। मुसलमान पाकिस्तान मांगेंगे, उनको डाउन करने के लिए, मुस्लिम डिमांड को कमज़ोर करने के लिए सिखों को कांग्रेस ने इनकरेज किया कि यू डिमांड सिखिस्तान। एंड द प्लान वाज प्रिपेयर्ड बाय V.S. Bhatti, a leftist doctor। लेफ्टिस्ट डॉक्टर। Yeah,
ओके, यानी यहाँ भी लेफ्ट का रोल था, लेफ्ट का रोल था, खालिस्तान की डिमांड को शुरू करना। लेफ्ट का रोल था प्रो इंडिया। ओके ओके कि अब खालिस्तान का आएगा सिखिस्तान का तो पाकिस्तान की डिमांड तो डाउन हो कटेल। जाएगी। इफ यू वांट पाकिस्तान वी वांट खालिस्तान, सो देयर शुड बी नो पाकिस्तान। ओके सो दैट कम्युनिस्ट वाज हेल्पिंग द इंडियन यूनिटी ओके ओके। टू माय माइंड, आई मे बी रॉन्ग बट। अच्छा, हम फिर फैमिली पे आते हैं। कहाँ तो मतलब अंगूरों के बाग और बहुत अच्छा हंसता खेलता परिवार। तो जब ये न्यूज़ परिवार ने सुनी तो भी अब पार्टीशन हो रही है, कैश गोल्ड क्या पॉसिबल हुआ लेके आना, और यहाँ आके क्या मिला? उधर क्या था वो तो पता ही दिया आपने, ये अंगूरों के बाग थे, फैमिली अच्छी खासी थी, सामाजिक हैसियत थी, पॉलिटिकल हैसियत भी थी जो नवाब के सामने दिखा दी गई। ठीक है, अब एक उजड़ा हुआ आदमी, वो हिंदू हो वो सिख हो ये फ़र्क नहीं पड़ता, वो अनाउंस हो चुका है भी आपको मतलब देश निकाला मिल चुका है एक तरह से उधर से। तो अब गौशाला में आ गए, हाथ में क्या पूंजी है, घर किसी का मतलब आपके वो आपने कह रहे हैं भी किसी के घर में आके जो खाली करके गए होंगे मुसलमान रहना शुरू कर दिया। तो अब सर्वाइवल की कहानी परिवार की शुरू होती है, वो सर्वाइवल कैसे हुई? मैं एक बात साफ करना चाहता हूँ, हम मिडिल क्लास थे, बहुत सोना नहीं था। मेरे मामा जी बड़े अमीर थे, शाहूकार बोलते थे, वो लोन भी देते लोगों को। हम एवरेज मिडिल क्लास थे, तो थोड़ा बेसमझ थे सब लोग। वो सोचते थे कि ये टेम्परेरी अफेयर है, ख़त्म हो जाएगा, प्लान करके नहीं आए। तो मेरे मामा जी बहुत अमीर थे, तो सारी दौलत छोड़ के उधर ही आ गए। इमेजिन कितनी लॉयल्टी, मोहब्बत खान का उनका नौकर था जो, वो चांदी के सिक्के भर के पूरी बोरी ले आके उनको दे गया पंजा साहब आके कि जो भी बोलते थे सरदार साहब है जो भी, ये आपकी पूंजी है। वो रख सकता था, उन्होंने थोड़े सिक्के दिए होंगे उसको, लेकिन वो मामा जी लेके आए, हमारे पास पैसे नहीं थे। जो गोल्ड था जो माड़ा मोटा, वो क्या गोखड़ू बोलते, मोटा मोटा खड़े होते हैं गोल्ड के, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, गोखड़ू, वो बेच के हमने जो राशन तो 2-4 दिन मिला होगा ना, पूरा तो मिला नहीं होगा। तो मेरे फादर की कमज़ोरी ये थी, वो पढ़े लिखे नहीं थे, मेरे चाचा भी पढ़े लिखे नहीं थे। हमें ज़मीन मिली जो मुआवजे में, वो पीलीभीत यूपी में। अब वो यूपी में कहते राजा रामपुर की ज़मीन थी, उसकी कोई वैल्यू नहीं थी, शेर जंगलों में घूमते थे, तो बैरन लैंड, अनफर्टाइल लैंड, कोई जाने के तैयार नहीं था। तो जो बड़े फ्यूडल परिवार थे उन्होंने तो ले लिया। हम छोटे परिवार थे, मेरे फादर की डेथ हो गई 1 साल के बाद, मेरे ताया जी की ऑलरेडी डेथ हो चुकी थी, मेरे चाचा अकेले ही थे, उनका बेटा था रमेश्वर सिंह। वो गए उधर देखने ज़मीन, पर देखा जी हमारे बस का नहीं, इधर शेरों के साथ रहना जो है मुश्किल। तो बिना क्लेम नहीं लिया। क्लेम में मिला क्या, एक छोटा सा घर, सेम द केस ऑफ माई अंकल संत सिंह। एक बात बतलानी भूल गया कि अकाली लहर का ऐसा असर हुआ मेरे फादर के ऊपर, बहुत पावरफुल नहीं थे, तो बिलीव करते थे कि खंडा मेक्स यू पावरफुल। अमृत छक के तलवार लेके पावरफुल हो गया डरने से। जी जी जी। पीछे पीछे फॉलोइंग बहुत थी, गांव में नहीं थी, फॉलोइंग हरी डिस्ट्रिक्ट में थी, क्योंकि अमृतधारी से गुरुद्वारे और वो थे। तो दिमाग का जो चढ़ गया ना भाई हम पावरफुल है। अब वापस पटियाले आके क्या करें, अंगूरों के बाग तो है नहीं, अनपढ़ है, नौकरी नहीं मिल सकती। क्या मिल सकता था, जो पहले दिन बड़ी अजीब सी बात हुई, पटियाला कभी गए होंगे आप, उधर है स्टेट बैंक का पटियाला माल रोड में जी। उसके बाद सब रिफ्यूजी बैठ गए कि मजदूर जैसे पहाड़गम में मजदूर बैठते ना, कि जिसको चाहिए जाके मजदूरी के दिहाड़ीदार के लिए, सारे जाके बैठ के दिहाड़ी के लिए। तो मेरे फादर नहीं गए, कहते मैं नहीं, दिहाड़ी कर नहीं सकता ना, ओल्ड एज है, मजदूर नहीं बन सकता। मेरे मामा गए, तो कुछ और रिश्तेदार गए। तो मुझे याद है पटियाला 22 नंबर फाटक के पास भगवंत सिंह गरेवाल थे वकील, उनकी कोठी बन रही थी। तो मेरे मामा और कुछ रिश्तेदार मजदूर बन के, डेली लेबरर बन के उधर गए। तो सरदार ने देखा मेरे मामा को, बोला भाई इधर आओ भाई, तेरे हाथ बड़े कूले हैं, लवे हैं, क्या करता है? कहता मैं शाहूकार था उधर। कहता भाई तेरे बस का नहीं, ईंटें उठा सकता, तेरे बस का नहीं, क्या कर, पढ़ लिखे कहता तो मुंशी बन लो। अच्छा। उसको पहले दिन ही उन्होंने, भगवंत सिंह गरेवाल एडवोकेट ने, मेरे मामा को मुंशी बना दिया
कि आप मजदूर के काबिल नहीं है, कर नहीं सकते, हिसाब किताब रखना, पैसे लेके बांटना, काम ईमानदारी से करना, ये था। तो बाद में उन्होंने बिज़नेस किया, ठीक हो गया। लेकिन मेरे फादर की जाने के बाद अजीब एक्सपेरिमेंट किए। मेरे चाचा मुझे ले गए, वो रेल में काम करते थे। मेरे चाचा का नाम सन सिंह था, वो जन्म से इससे सरदार थे। एक और मेरे चाचा थे, उनका भी नाम ही सन सिंह था जी। वो जैतो मोर्चा में हिस्सा लेने के लिए इधर आए, नाबा। जैतो मोर्चा जो अंग्रेज गवर्नमेंट के खिलाफ नाबा मारे थे जी। तो मैंने काली मूवमेंट पर रिसर्च किया, बड़ी कोशिश की, वापस गए नहीं, किस रजिस्टर में उनका नाम ही नहीं मिला। कुर्बानी दे किधर चले गए पता नहीं। तो उन्होंने घर वालों ने छोटे भाई का नाम भी सन सिंह रख दिया। कहा कि जो मिस हो गया सन सिंह, अच्छा, जैतो मोर्चे में मिला ही नहीं, वो उसकी जगह छोटा सन सिंह बन गया। यानी संत सिंह जी ने जैतो मोर्चे में पार्टिसिपेट किया। एक चाचा सन सिंह ने जैतो मोर्चे पार्टिसिपेट करने आया, हाँ, पर वो मिले ही नहीं। और वो क्योंकि वो पंजा साहब गए थे। पंजा साहब की स्टोरी ये है कि अकाली कैदियों की गाड़ी जा रही थी, उनको लंगर छिकाने के लिए रोकना चाह रहे थे पंजा साहब जी। अंग्रेज का हुक्म था कि गाड़ी पंजा साहब नहीं रोकनी। दो सुख मेहताब सिंह नाम के आदमी जो थे, उन्होंने रेलवे ट्रैक पर चढ़ के गाड़ी ने उन्होंने काट मारा और गाड़ी रुकी। कितनी कुर्बानी कि दो लोगों ने अपनी जान दे दी, गाड़ी रुक गई, लंगर छिकाया सबको, फिर गाड़ी दोबारा चल पई। ये जो स्टोरी ने मेरे चाचा को इंस्पायर किया कि दो आदमी जान गवा सकते तो मैं जैतो जाके क्यों नहीं जा सकता। वो बिना बतलाए जैतो चले गए, बाद में मिले ही नहीं। जो इंसिडेंट डॉक्टर महेंद्र सिंह जी हमें सुना रहे हैं, ये भारत के दर्शकों को और विश्व के दर्शकों को मैं बताना चाहता हूँ इसके बारे में। करतार सिंह दुग्गल हमारे एक बहुत बड़े राइटर हुए हैं, उनकी एक कहानी है करामात। वो इसी इंसिडेंट के बारे में है। इंसिडेंट इतनी है कि एक ट्रेन जो कि अकाली कैदियों से भरी हुई है, अंग्रेज़ सरकार ने उनको, क्योंकि वो आज़ादी के लिए अपना बिगल बजा रहे थे, आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे, अंग्रेज़ उनको ट्रेन में कैद करके लेके जा रहा था। तो जैतो के स्थान पर जो पंजाब में है, जो सिख समुदाय है वो इकट्ठा हुआ। उन्होंने कहा भी हम इन कैदियों को लंगर छकाना चाहते हैं, हम इनको भूखे नहीं जाने देंगे। अंग्रेज़ ने मना कर दिया। तो दर्जनों लोग नहीं, सैकड़ों लोग रेल की पटड़ियों पर लेट गए। पंजा साहब में लेट गए भाई, अगर ये ट्रेन गुजरेगी तो हमारी लाश के ऊपर से गुजरेगी। और अंग्रेज़ ने वही किया जो करता रहा था, और उन्होंने वो ट्रेन उनके ऊपर चढ़ा दी और उसमें दर्जनों लोग मारे गए, और उनकी लाशें जो है, उनका जो खून है वो पटरियों पे बिखरा। और यही जो एक साका है, यही जो एक कहानी है भारत के इतिहास में फ्रीडम स्ट्रगल की जो हिस्ट्री है, उसमें भी आपको सुनने में मिलेगी। पर संता सिंह जैसे कितने लोग होंगे जिनके नाम इतिहास में दर्ज नहीं हो पाए, जो डॉक्टर महेंद्र सिंह के चाचा जी थे। वो कहाँ गए ये परिवार को पता नहीं चला, बस परिवार ने इस बात से सब्र कर लिया, जो छोटा बेटा था उसका नाम भी संता सिंह रख दिया। ये तो एक तरह की जो आज़ादी के संघर्ष में जो इस परिवार का योगदान है, उसको भी हम नमन करते हैं, उसको भी हम सलाम करते हैं। पर कहानी यहाँ उजड़ने की हो रही है, बात यहाँ पार्टीशन की हो रही है। तो अब परिवार संघर्ष कर रहा है, मजदूर भी बन रहा है, मुंशी भी लग गए जाके। तो डॉक्टर महेंद्र सिंह जो 6 साल के बालक थे, जो वहाँ से आए थे, उनकी एजुकेशन के बारे में, या मतलब अभी आप प्रोफेसर रहे हो, हिस्ट्री स्कॉलरशिप में आपका नाम है, डॉक्टर गंडा सिंह का नाम जब भी लिया जाता है, हिस्ट्री में एक बहुत बड़ा नाम है डॉक्टर गंडा सिंह का। 2-3 नाम मैं लेने ज़रूरी समझूंगा। प्रोफेसर अमरीक सिंह जो वाइस चांसलर थे, डॉक्टर मनमोहन सिंह जो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर थे, और डॉक्टर गंडा सिंह, डॉक्टर मुल्क राज आनंद, कुलदीप नैयर जी। इन नामों के साथ एक नाम जुड़ा हुआ है, वो नाम है डॉक्टर महेंद्र सिंह, वो नाम है भाई वीर सिंह साहित्य सदन का। तो ये इतने बड़े बड़े लोग, बाद में जाके आपको इनकी कंपनी का मौका मिला, इसकी बुनियाद कहाँ से मतलब शुरू हुई? आपकी एजुकेशन कैसे हुई? आप कैसे ग्रो अप हुए? मैं कहना चाहूँगा गुरु की कृपा, कोई प्लानिंग नहीं थी। जब मैं अभी बात किया 6 साल का, तो मेरे फादर गुजर गए। ही couldn't manage, couldn't even imagine कि
इतने बड़े अच्छे ख़ानदान से आके मजदूर बने, मजदूर बन नहीं पाए। तो मुझे फिर पढ़ने के लिए मेरी माँ अपने भाई के पास प्रेम सिंह के पास ठहरी, तो मुझे मेरे चाचा बरनाला ले गए, उनको रेलवे में जॉब मिल गई। अब बरनाला मुझे परेशानी ये हुई, वो अमृतधारी सिख थे, बड़े कट्टर अमृतधारी सिख, कि सुबह इतने पाठ करोगे तो परोठा मिलेगा, जे नहीं पाठ करोगे तो रात की बासी रोटी मिलेगी। तो मैं ज़िद्दी स्वभाव हो गया था, मैंने कहा बासी रोटी खाएंगे लेकिन पाठ करने के लिए, परोठा खाने के लिए पाठ नहीं करना। पाठ मन करेंगे करेंगे लेकिन परोठे के लिए पाठ मैं नहीं करूँगा। तो मुझे बड़ा उन्होंने डांटा डूंटा। मेरा भाई जो था, उनका बेटा रमेश्वर सिंह, वो पुलिस में भर्ती हो गया, 18 साल का था। तो उसको पता लगा, आया, अपने बाप से झगड़ा किया, तो मुझे अपने साथ ले गया। अब उनके साथ बड़ा मजे किया। पुलिस का उस दिन बड़ा रोक था, 47-48 में पुलिस वाज माई बाप, अंग्रेज का जमाना था, पुलिस वाज माई बाप। एग्जैक्टली। तो वो रेलवे पुलिस का था, जिधर जाओ कोई अंगूर दे रहा है, रेलवे कैंटीन वाले कर रहे। तो आई वॉज गेटिंग स्पॉइल्ड। मैं देखा मैं पढ़ने में कुछ फ़ायदा नहीं है, ऐश करने में फ़ायदा। तो उसके साथ जाएंगे, सब सैल्यूट करेंगे, अच्छा खाना भी है, सुबह कुली आके शूज़ साफ करेंगे। तो मेरे मामे ने बोला, बेटे ये अच्छी बात नहीं है, एंजॉय कर रहे हो, आपको वापस आओ, मेरे पास आओ, पढ़ना शुरू करो। अब स्टोरी है स्कूल कैसे गया जी। मोहल्ला सुखदासपुरा जिसका मैंने जिक्र किया, उधर रहते थे। उस मोहल्ले में बाकी हमारे रिश्तेदार रहते थे। मेरा कज़न था जोगिंदर सिंह, एक और रिश्तेदार था धर्मवीर, हिंदू सिख थे हम, कोई सारे सरदार नहीं थे, कोई हिंदू भी थे। तो सुबह में देखते हैं, सुबह जो लड़के गायब हो जाते हैं 1-2 बजे, फिर वापस आ जाते हैं। किधर जाते हैं? मैंने पूछा, भाई किधर जाते हो? कहते हम स्कूल जाते हैं। जब स्कूल क्या होता है? कहते हैं पढ़ते होते, बड़ा मज़ा आता है, खेलते हैं, रिसर्च होता है, मज़े करते हैं। तो मैंने कहा मुझे भी ले जाओ। अब माँ को बतलाया, नहीं स्कूल चले गए। अब इंटरेस्टिंग स्टोरी है, स्कूल में गए, उसने पूछा नाम क्या है? हर मोहिंदर सिंह। टीचर को मोहिंदर सिंह सुना, उन्हें हार उठा के सिर्फ मोहिंदर सिंह कर दिया। ओके। पूछता उम्र कितनी है? पता नहीं कैसे आया? मैं क्या जोगिंदर सिंह के साथ आ गया। अब मेरी उम्र कैसे डिसाइड हुई? एक लड़का 7 साल का खड़ा किया दीवार के साथ, एक 5 साल का, विचकार मुझे खड़ा किया। तो 5-7 के विचकार जो खड़ा 6 बन गया, ऑटोमेटिकली 6 साल का हाइट ने उम्र डिसाइड कर दी। अब ये तो समझ गया कि 5 और 7 के 6 हो। अब 23 नवंबर कैसे हो गए, ये मुझे भी मिस्ट्री है। माई डेट ऑफ बर्थ इज 23 नवंबर 1941। 23 नवंबर कैसे आ गया? वो टीचर ने क्यों किया पता नहीं, उस दिन किसी का गुरुपुरब था, क्या था, कोई रीज़न नहीं है। सो दिस इज नाउ माई डेट ऑफ बर्थ, दो आई वर्कड इन हाई पोजीशन, रिमेन्स डाउटफुल, माई एज रिमेन्स डाउटफुल, बट एनीवे। पर इतना तो जरूर है, जब पाकिस्तान बना, जब पार्टीशन हुई, तो आपको अच्छा खासा होश था, सारी यादें थी, वो कैसे वहाँ से डिब्बे में बंद होके आए, ये सारी चीज़ें आपको याद है। इसका मतलब कम से कम 6 साल से कम होना चाहिए। आपने बात कराई यादाश्त की, शुक्र है खुदा का कि अभी तक यादाश्त ठीक है। मेरी चाची थी, भानकोल नाम बना उनका, और अमृत सकने के बाद। तो उनका था कि ये बच्चा बचता नहीं, मेरी माँ का, तो जब बच्चा बच जाएगा, जैसे मर्दाना जैसे स्टोरी, बच्चे के फिर नाम सोचेंगे क्या है, अभी नाम ही नहीं फैसला किया ना। तो इसको दरबार साहब में जो सरोवर है उसे स्नान करके चोला डालेंगे। पहले रिफ्यूजी में ये रिवाज था कि बच्चे को पहला चोला डालते, पहले बिना चोले बिना कपड़े के बच्चा रहेगा। स्नान करने के बाद बैसाखी वाले दिन तो मुझे छोटे को लेके आए दरबार साहब अमृतसर में, पाकिस्तान से नया चोला डलवाया, वापस गए। मुझे याद है गाड़ी में जो बैगेज को सिंगर को वो गाते थे, गल पिया पुराना चोला नी दिन थोड़े रह गए ने, गल पिया पुराना चोला नी दिन थोड़े रह गए। मीन्स के अंग्रेज का राज जो है, चोला पुराना हो गया, खत्म होने फटने वाला है। जी जी जी। गल पिया पुराना चोला नी दिन थोड़े रह गए, फिर ताड़ी मारते थे कि अंग्रेज जाने वाले हो। ये मुझे याद है, वो गाना गाते थे गाड़ी में, जो फिर लोग थोड़ा थोड़ा पैसे भी देते थे जो भी थे। तो मुझे याद है कि पार्टीशन का जो हवा जो थी, अंग्रेज़ का राज तो ख़त्म होना था, इंडिया पाकिस्तान बनना था, ये पक्का नहीं था, लेकिन अंग्रेज़ का जाना ऑलमोस्ट पक्का था, चोला फटने वाला। अब थोड़ी सी ना जो
पॉलिटिक्स ऑफ पार्टीशन है, इसके बारे में बात करते हैं। अंग्रेज़ के बारे में ये कहा जाता है भी वो 100 साल की प्लानिंग करता है भी साउथ एशिया में ये कंट्री कहाँ सिचुएटेड है, अगर इसके टुकड़े होंगे तो 100 साल बाद सीन क्या होगा, इसकी पॉपुलेशन की ग्रोथ क्या होगी। एक तो ये सीन हो गया भी अंग्रेज़ क्या सोचता था। एक हमारे जो लीडर थे उनका विज़न क्या था, क्या वो अंग्रेज़ की चाल को नहीं समझ पाए या कुछ कुर्सी की भूख थी जिन्होंने क्या था, मतलब इतने लाखों लोग मारे गए, क्या किसका मिसमैनेजमेंट था, अंग्रेज़ कितना जिम्मेवार था, हम कितने जिम्मेवार हैं इसके लिए? मेरे ख्याल में जो है ये हमारा नहीं, सारे साउथ ईस्ट एशिया की ये ट्रेजेडी है कि हम इमोशनल हो जाते हैं। पंजाब में यूनियनिस्ट पार्टी थी, उसमें हिंदू सिख मुसलमान तीनों थे, खिजर याद खान, सिकंदर याद खान। अब यूनियनिस्ट पार्टी ठहरती तो पार्टीशन ही होनी थी, क्योंकि जो सरदार जो थे इनका पता आपको बड़ी बड़ी लैंड थी, कैनाल कॉलोनीज, उनके इंटरेस्ट में नहीं था कि पार्टीशन हो। दूसरा आपको पता है गुरु नानक साहब का जन्म जो ननकाना साहब में वो उनका जो आखिरी समय करतारपुर वो भी पाकिस्तान में। सिख नहीं चाहते थे कि पार्टीशन हो जी। हिंदू नहीं चाहते थे कि लाहौर हिंदू डोमिनेटेड था, मुसलमान की मेजॉरिटी थी, लेकिन इकनॉमिक डोमिनेशन हमेशा जो पंजाब जो पाकिस्तान में उसमें हिंदुओं का रहा। इकनॉमिकली दे वर डूइंग वेरी वेल, सो दे डिडंट वांट पार्टीशन। अच्छा, हिंदू सिख दोनों नहीं चाहते थे नहीं चाहते partition थे को। जी। अच्छा, मुसलमान भी नहीं चाहते थे। हुआ क्या कि जो कई बार होता है ना, किसी को ह्यूमिलेट करो ना, वो रिवोल्ट करके पार्टी छोड़ के दूसरी बार चलता। तो इलेक्शन में जो उनकी हार हुई मुस्लिम लीग की, तो गुस्सा आया कि ये फ्यूडल लॉर्ड जो हमें मौका नहीं देंगे करने का, उन्होंने क्रिमिनल जो हेट्रेड पैदा की थी। अब क्या है कि जो बिपिन साहब कहते थे कि जो क्रिमिनल जो है वो इलेक्शन जीतता तो कहता कोई बात नहीं, वो क्या करेगा, क्राइम करेगा, अपने परिवार को अमीर करेगा, लेकिन जो क्रिमिनल आदमी जीतेगा तो पूरे प्रोविंस को क्रिमिनलाइज कर देगा। हुआ क्या कि जिना जैसा आदमी जो किसी तरह मुसलमान बिल्कुल नहीं था, ही एंजॉयड हिज वाइन एंड बीफ एंड इमेजिन लास्ट मिनट में जो यंग लड़की थी 16 साल की, जो मिसिंग नेम, जो अर्शिन थी ना, जो जी जी जी, उसके साथ निकाह कर लिया उसने। उसका इमेजिन ये था कि पता आपको, उसका जो बॉम्बे में फ्लैट है बेच के नहीं गया अभी तक, मेरे को उसका फैसला नहीं कर पाया किसका। उसका प्लान ये था जो टेम्परेरी है, शुक्रवार को छुट्टी होगी तो आके बीच में इधर बॉम्बे में अपनी छोटी बेगम के साथ ऐशी करेंगे, वाइन पियेंगे। उसको ये नहीं पता कि पाकिस्तान में मौलाना का कब्जा हो जाएगा। ही कुड नेवर इमेजिन। जिना ने कभी ये नहीं सोचा, ये नहीं सोचा था। हाँ। दूसरा हमारे लोगों ने ये नहीं सोचा, बड़ी मैं खतरनाक बात कर रहा हूँ, कि जिना वाज ए सीरियस पेशेंट, ही हैड ओनली 1.5 years to live। हैड दे नोन कि उसको 1.5 साल के भाई तू प्रधानमंत्री बन जा भाई, ऊपर जाने वाला तो है, तो कुछ दे कुड नेवर इमेजिन। बट इंडिविजुअल एम्बिशंस, more than individual ambition was the communal virus। कम्युनिज्म कैसे फैलता, पहले बात कर रहे थे। जी जी। 46 में शुरू हो गया था कम्युनल वायलेंस। तो कम्युनलिज्म फैलाने का तरीका ये था कि गौ का मांस जाके मंदिर में रखो तो हिंदू भड़क जाएंगे, सूअर का मांस जाके मस्जिद में रखो भड़क जाएंगे। बट उन दिनों में हमारे पास थे what I call leaders of with moral stature। इतना बड़ा उनका कद था, इतना बड़ा दबका था। तो जब रॉयट्स होते थे, मदन मोहन मौलविया और खान अब्दुल गफ्फार खान, अब मुस्लिम एरिया में अब्दुल गफ्फार खान जाएंगे कि भाई ये जुल्म मैंने किया, किसी हिंदू ने नहीं किया, मुझे मारो। हिंदू रॉयट्स हो रहे तो मौलवी जाते भाई ये गाय का मांस मैंने डाला, सबको पता डाला नहीं उन्होंने, लेकिन ये था उनके इतना रोब था कि वो वायलेंस होने से, कम्युनल वायलेंस होने से बंद कर देते थे। और ये जो हमारी ट्रेजेडी रही कि उसके बाद वी डोंट हैव लीडर्स ऑफ मॉरल स्टेचर, वी डू नॉट हैव स्टेट्समैन, वी हैव पॉलिटिशियंस। पॉलिटिशियन थिंक्स ऑफ द नेक्स्ट इलेक्शन।
स्टेट्समैन थिंक्स ऑफ द नेक्स्ट जनरेशन. सो वो जो पुराने लोग थे स्टेट्समैन थे, दे वर रिप्लेस्ड बाय पॉलिटिशियंस, एंड पॉलिटिशियंस ऑलवेज ruin the country wherever they go. So partition was unnatural. पार्टीशन वाज अननेचुरल. Unnatural. दुनिया में बहुत पार्टीशन हुई हैं, बर्लिन की दीवार थी, ठीक है, पर ये पार्टीशन जो थी ये अननेचुरल थी. एक हिस्ट्री के स्कॉलर से बात करने का क्या फ़ायदा होता है, आप क्योंकि अगर आप हमारी सारी इंटरव्यूज़ देखते हैं तो आपको 14 अगस्त का वो प्रोग्राम भी याद होगा जो दिल्ली विश्वविद्यालय का है, अभी हमारी वेबसाइट पे भी अवेलेबल है और यूट्यूब चैनल पे, जिसमें ऑनरेबल लॉ मिनिस्टर ने जिन्ना हाउस और मोता हाउस की बात की है. आज उसी बात को डॉक्टर महेंद्र सिंह ने दोबारा याद करवाया है कि जिन्ना का जो घर बम्बे में था, जिसको जिन्ना हाउस बोलते हैं, और जो मोता हाउस उन्होंने कराची में कैप्चर किया, और मोता फैमिली का जो बहुत बड़ी बिजनेस फैमिली थी. तो आज एक हिस्ट्री के स्कॉलर ने भी उसी बात पे मोहर लगाई है. अब हम आते हैं, एजुकेशन तो आपकी शुरू हो गई. एजुकेशन शुरू होने से जो प्रोफेसर बनने तक का सफ़र है, जो हिस्ट्री का सब्जेक्ट जो आपका फर्स्ट लव के अलावा और क्या कहूँ, पहला प्यार भी यही था. बिल्कुल ठीक है, आज भी यही प्यार है आपका, आखिरी ये भी है जी. तो यहाँ तक जो पहुँचने की जो इतने बड़े बड़े स्कॉलर्स हैं, डॉक्टर गंडा सिंह, प्रोफेसर अमरीक सिंह वाइस चांसलर, डॉक्टर मनमोहन सिंह, मतलब कैसे एक वो स्टूडेंट जो अंगूरों के गुच्छे खा रहा है एक रेलवे ऑफिसर के साथ, पुलिस ऑफिसर के साथ, तो उनको उनका साथ एंजॉय कर रहा है, वो एजुकेशन में कैसे एक्सेल कर पाए, या उसको एजुकेशन की वैल्यू कैसे समझ आई? दो बातें हैं. एक तो भाग्यशाली था कि मेरे जो टीचर थे बड़े अच्छे थे. उन्होंने देखा कि एक ऑलमोस्ट यतीम बच्चा है, मेरी माँ स्ट्रगल कर रही थी, भैंस का दूध बेच के गुजारा कर रहे थे. उन्होंने मुझे पैटर्नाइज किया. उनका नाम था प्रीतम सिंह, डॉक्टर गंडा सिंह के बेटे थे वो, स्काउट मास्टर. एक जब मैं अभी 10वीं का इम्तिहान देना था, मेरी माँ ले गई पंडित जी के पास. तो पटियाला में एक जगह है लाल बाग, 2 लाल बाग है, नया लाल बाग कोठी है, पुराना लाल बाग मोहल्ला है. दाढ़ी वाला पंडित उसका नाम था. उसके पास मेरा हाथ गया, देख के कहता नहीं भाई इसके बस में एजुकेशन नहीं है, ये पास नहीं होगा. माँ बोलती पास नहीं होगा तो क्या करें, इसकी शादी करा दें. तो मैं भी बड़ा खुश, शादी का फ़ायदा होगा कि नए कपड़े मिलेंगे, और दूसरा फ़ायदा क्या होगा कि पढ़ने से छुटकारा मिल जाएगा. हेडमास्टर डांटता है, होमवर्क करना पड़ा. मैं बड़ा खुश, भाई ज़िंदगी बन गई, शादी करेंगे. अब पता लगा मेरे टीचर को सतनाम सिंह बाद में मिशिगन में प्रोफेसर बन गए. बोलते बेटा तू तो बड़ा होशियार है, क्लास में फर्स्ट आते थे, पंडित जी कौन होते हैं कि तू फेल हो जाएगा जी. कहते पंडित जी के नहीं मानना. 3 दिन मुझे घर में छुपा दिया. जब शादी मेरी फिक्स होगी, आई फील बैड फॉर दैट गर्ल हू वाज सपोज्ड टू मैरी मी. तो मेरे मामा जी सोचते कि इसका टीचर बड़ा ख़राब है, उसने मजदूरी घर में काम करना होगा, तो उसने घर में दबा दिया. टीचर ख़राब नहीं था. टीचर बोलता नहीं बेटे मैं भी गरीबी से उठा हूँ, मैं स्कूल का टीचर बन गया हूँ, मेरा एम्बिशन में PhD करके अमेरिका जाऊँगा. चला गया. तो टीचर ने मुझे बोला कि नहीं तू फेल नहीं होगा, पंडित पागल है, तू पास हो जाएगा. फिर मैं पास हो गया, वो भी फर्स्ट क्लास में. अच्छा. अब 12वीं थी, नॉट 10. फर्स्ट क्लास बहुत बड़ी बात थी तब. फर्स्ट क्लास होगी. अब उसके बाद एक एक्सपेरिमेंट किया जो इधर करते हैं, अप्रेंटिसशिप करते हैं ना, बच्चे सीखते हैं, छुट्टियों में कोई काम सीखते हैं, इंटर्नशिप कहते हैं आप, ठीक है. तो मेरे क्लास फेलो थे त्रिलोचन सिंह, अच्छी अंग्रेज़ी बोलते थे. उनके भाई थे इंश्योरेंस में बड़े अफसर, उससे अंग्रेज़ी बोलनी सीखी मैंने. छुट्टियों में गया, पटियाला में माल रोड है ना, जैसे देवी के मंदिर के आगे, उधर एक ग्रीन होटल है. ओके. पुराना एक ही होटल था. अब उसके पास एक जगह है पंजाब ऑटो एंटरप्राइजेस. उस ज़माने में स्कूटर मिलते ही नहीं थे. 3 साल 4 साल पहले बुक करते थे, जो मिलता था फिर वो ब्लैक में बिक सकता था. बस स्कूटर, फिएट कार 3 साल के बाद मिलती थी. तो पंजाब ऑटो एंटरप्राइजेस, तो मेरे दोस्त ने बुलाया कि जाओ बोलो भाई डू यू नीड द सर्विस ऑफ स्टेनोग्राफर. मैंने स्कूल में शॉर्ट एंड टाइपिंग सीखी. मैंने क्या अंग्रेजी बोलते, कहते एक सेंटेंस गोटा लगा लो. क्या सेंटेंस है? डू यू नीड द सर्विस ऑफ स्टेनोग्राफर. वो बोलेगा यस. वो बोलेगा आर यू प्रिपेयर्ड फॉर द टेस्ट. यस सर. वो यस बोलेगा, आपने बोलना यस सर. यस सर आई प्रिपेयर्ड फॉर टेस्ट. टेस्ट पास हो गया.
2 चिट्ठी लिखी, ठीक होगी। तीसरी चिट्ठी लिखी तो मेरी तनख्वाह कितनी थी, कैन यू इमेजिन, 60 रुपीज़ ए मंथ, 2 रुपये दिहाड़ी। एज ए स्टेनोग्राफर। हाँ। ओके। अब तीसरी चिट्ठी में गलती क्या होगी, उसने बोला चिट्ठी लिखी CC2, CC का मतलब है कार्बन कॉपी 2। मुझे नहीं पता, मैंने CSW CC2 कार्बन कॉपी रखी नहीं। उसने चिट्ठी पढ़ी, जोर से मेरे मुंह में फेंकी, दिहाड़ी कट गई। मैं बाहर आकर रोया, पूरा दिन काम किया तो 2 रुपये दिहाड़ी कट गई। 2 रुपये बड़ी बात थी। बड़ी बात थी, लेकिन वो मजबूरी थी। बूथी बना के दोबारा चला गया, महाराज आगे से गलती नहीं करेंगे। त्रिलोचन सिंह के बड़े भाई के करतार सिंह नाम था, उनके पास गया कि भाई साहब मुझे सिखाओ। वो बोलता बेटे ऐसा है, मीमो होता है, DO लेटर ये होता है, ऐसे डिस्पैच नंबर लगता है। तो सीखा मैंने, मजबूरी थी। तो उसके बाद चलता रहा। फिर मैंने वो कॉलेज खुला, कॉलेज में दाखिला ले लिया। ये कौन सा कॉलेज था? कॉलेज खालसा कॉलेज। खालसा कॉलेज पटियाला। अच्छा, इंटरेस्टिंगली पटियाला जब रहते थे हम 3 नाम सुनते थे पटियाले में। मेरी किताब जो डॉक्टर गंडा सिंह की बायोग्राफी लिखी है मैं, वो इतनी चली, पंजाबी में लिखी, हिंदी में, अंग्रेज़ी में, बहुत बिकी। बिकी क्यों कि वो अकाउंट है डॉक्टर गंडा सिंह का, वो सोल्जर थे, उनकी नानी सुनाती थी, सिख बड़े बहादुर हैं फौज में। तो FC कॉलेज लाहौर में FA फादर ऑफ आर्ट्स होती थी, पढ़ाई छोड़ के भर्ती हो गए फौज में। उनका कमांडर था फौज का सर विल्सन, कि सरदार जी इधर आओ, कोई किताब बतलाओ सरदारों की। कहता मुझे तो पता नहीं। कहता कैसे सीखो, कोई सीखों की किताब ही नहीं पढ़ी। कहता नहीं पढ़ी तो नहीं पढ़ी। कहता रात सोया नहीं, मैं नौकरी छोड़ के वापस खालसा कॉलेज जाके FA किया, BA किया, MA किया, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, फर्स्ट क्लास फर्स्ट, PhD D.Litt, एंड ही बिकेम द कंट्रीज ग्रेट हिस्टोरियन। तो मुझे लगता था, तब नाम सुना था पटियाले में 3 नाम चलते थे बड़े, डॉक्टर गंडा सिंह, इसका बार बार जिक्र किया, लेकिन 2 बहुत बड़े आदमी थे। एक थे बीर जी, वीर होते पंजाबी, उसको हम BA लिखते, पता नहीं क्यों वीर को बीर बोलते थे पटियाले वाले। दसौंधी राम बीर जी, उसका नाम सुना था। तो हम टीचर को बोलते जी दर्शन कराओ 3 लोगों के। गंडा सिंह कहते नहीं, गंडा सिंह किसी को बच्चों को नहीं मिलते। बीर जी कहते बीर जी बिल्कुल मिलते ही नहीं है ना। तीसरा नाम था खुशदेवा सिंह। पटियाला जाओ तो TB हॉस्पिटल पहला बना, वो खुशदेवा सिंह के नाम पर बनाई हुआ, तो फाउंडर डायरेक्टर TB हॉस्पिटल। अब तीनों के दर्शन करने ज़रूरी थे हम पागल लोगों के लिए। तो जो हमारा स्कूल था उसकी बाउंड्री वॉल के बाहर TB हॉस्पिटल बना, कोने में डायरेक्टर की रेजिडेंसी, डायरेक्टर डॉक्टर खुशदेव सिंह। सर्दियों में धूप में बैठ के खाना खाते थे। तो हमने जाके छत पे स्कूल में चढ़े, दूर से मत्था टेका, पता नहीं उन्होंने देखा क्या नहीं। हमने लिखा डायरी में, हमारी इच्छा पूरी होगी जी, हमने दर्शन कर लिए डॉक्टर खुशदेवा सिंह। खुशदेवा सिंह रिटायर प्रैक्टिस शुरू किया उन्होंने। कैसी प्रैक्टिस है, आमतौर पर जो डॉक्टर रिटायर हो गए ना बहुत पैसे कमाते हैं। उन्होंने एक गत्ते का डब्बा रखा हुआ था टेबल के ऊपर, आपको देखा, वीरेंद्र कुमार वेल ड्रेस्ड है, 5 या 2 का या 10 का नोट पाओ इधर। दूसरा कोई गरीब आदमी है, जूते टूटे हुए हैं, कहते उठाओ ये। शाम को डब्बा खाली, तो गंडे से उसको बोलते थे कैश देवा सिंह, नॉट कैश खुशवंत सिंह, कैश देवा सिंह। खुशवंत सिंह को बोलते थे कैश वांट सिंह। ओके। सो पहले दर्शन किसके हो गए, खुशदेवा सिंह, दूर से। बाद में बड़े नज़दीक से मिले। दूसरे थे डॉक्टर गंडा सिंह, नहीं दूसरे दसौंधी राम बीर जी। हम स्कूल हमारा जो था ये शेरा रोड के पास एक सड़क है, उसका अब खुशदेवा सिंह मार्ग बन गया। इधर स्कूल था टूटा फूटा, आगे गुरुद्वारा था भाई कृष्ण लाल वो जो भी, तो आगे शेरा वाला गेट था। तो स्कूल के ग्राउंड में रिसेस में कंचे खेलते हैं, तो रिसेस में कंचे खेल रहे थे। एक बुजुर्ग आए, अनशेड, कुर्ता मैला, फटा पजामा, चप्पलें बीच जो होती थी, देखने लगे थे अभी कब्र से निकल गया। उसने उठाया 3-4 चप्पल, सबको ठा 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 थप्पड़ लगाए। हमने पूछा कि गला पकड़े कि पागल क्यों थप्पड़ लगा रहा है। इतने में हेडमास्टर है, उसने पाँव बढ़ गया। हम घबरा गए, यह थे मांजरा, वो क्या माजरा है, जो हमें चिमेड़ मार रहा है उसको सीधा करें हम। तो
तो हेडमास्टर उसके पाँव पकड़ रहा, कहता पता नहीं ये वीर जी हैं। ओके। वीर जी बोलता है बेटे गंदे काम करते हो आप, कंचे खेलते हो, क्या करो। उसने दीवार पे लगा था यूज मी, चीन का डब्बा 16 किलो वाला जो होता है खाली, कि कहता दोपहर में मूंगफली ना खाओ, खाओ तो छिलका इसमें डालो। नज़दीक के सारे आधे 20 मिनट की ब्रेक में कंचे नहीं खेलोगे, नज़दीक में कचरा जो है ना, जो मोदी साहब का जो क्लीन इंडिया मूवमेंट है, वो थी स्कूल के ग्राउंड में जो भी कचरा है इस डब्बे में डालो, ये आपका काम है, उसके बाद पढ़ाई। तो वीर जी के बड़े याद अच्छी पढ़े खाई, बड़ा अच्छा लिखा उनके बारे में। तीसरे थे डॉक्टर गंडा सिंह, उनके बेटे प्रीतम सिंह मेरे स्कूल में, जो सरकारी स्कूल था, उसके बाद हम बड़े स्कूल में गए। पटियाले में पहला स्कूल बना गवर्नमेंट मल्टीपर्पज़ सीनियर सेकेंडरी स्कूल, मॉडल स्कूल था, पासी रोड में दूखपुर के पास, बेस्ट स्कूल। अब अच्छे बेंच पे मिल गए। तो प्रीतम सिंह बोले जी गंडा सिंह के दर्शन करने, कहते नो नो नो, माई पापा इज वेरी डिफिकल्ट, यू कांट, किसी को मिलते नहीं है। एक दिन सेंट्रल लाइब्रेरी है माल रोड में जी, उधर बोर्ड लगा था, इनॉग्रेशन बाय ब्रिशपान चीफ मिनिस्टर ऑफ पेप्सू, डायरेक्टर डॉक्टर गंडा सिंह। हमें पता आज गंडा सिंह दिखेगा दिखा ना, तो शर्माना लगा हुआ था। आराम से मैं और मेरा कज़न जोगिंदर सिंह ऐसे तोड़ा, अंदर घुसे, उसकी जोर से गोडे पकड़ के मत्था टेक के वापस आ गए माँ को बोला जी आज हमारा मोर्चा फतेह हो गया। क्या हो गया? कुछ देवा सिंह को दूर से दर्शन किए, वीर जी से चपेड़े खाई, तीसरा जो डॉक्टर गंडा सिंह के जोर से गोडे पकड़े, जोर से गोडे पकड़े, किसी ने कुछ नहीं कहा, पता उसको लगा नहीं, उसको क्या पता कौन है, पर हम दोनों ने, मैं और मेरे कज़न ने उनका मत्था टेक के आ गए। सो हमारी जो सपना था 3 महापुरुषों के दर्शन करने, पटियाले की त्रय मूर्ति बोलता हूँ, वो पूरा हो गया। बड़े खुश थे। ये तो फर्स्ट मीटिंग। अब पता नहीं था कि वो खालसा कॉलेज के प्रिंसिपल बनेंगे, तो उन्होंने मेरा जो है इधर पढ़ाई में शौक आ गया। तो एक बड़ी इंटरेस्टिंग इंसिडेंट है, वो कॉलेज जो बना पटियाला दूखना के पीछे एक बड़ा हॉल था जिधर कीर्तन करते थे। एक बहुत बड़े आदमी थे, वो चेला राम, ना लक्ष्मण चेला राम, इनके फादर सिंधी रेलवे के अफसर थे। वो कीर्तन में पैसा नहीं लेते थे, कीर्तन करते करते पता नहीं टाइम रोते थे और रोवा देते थे। वो हम उनका कीर्तन सुनने जाते थे पटियाला में। वो हॉल में उसमें खालसा कॉलेज बन गया। हमारे जो टीचर, हम तो स्टूडेंट थे ना, टीचर और स्टूडेंट बोला कि गन्ना सिंह आदमी बड़े डिफिकल्ट है, उनको मनाओ कि किसी मंत्री को बुलाए खालसा कॉलेज एनुअल डे में, ताकि ग्रांट दे देगा। बोलता जी मैं किसी मंत्री को कॉलेज में बढ़ने दूंगा। आखिर में कंप्रोमाइज़ हो गया हमारा, मथा मुद्दत सब ने टेका। रमेश वाली मार्क्सिस्ट थे हमारे टीचर, बड़े पावरफुल कम्युनिस्ट, उनका मानते थे। उसने बोला जी नहीं सर, आप, हम टीचर यूनियन ने पूरा फैसला किया, आप कैसे रोक सकते हो। तो फिर फैसला हुआ दरबारा सिंह होम मिनिस्टर ऑफ पंजाब बुलाया जाएगा चीफ गेस्ट। ठीक है। गंडा सिंह फौजी थे ना, बाद में डीलेट, लेकिन बेसिकली फौजी था वो, डिसिप्लिन। 5 बजे का टाइम था, कार्ड में लिखा हुआ जी। 5:10 में ऐसे नमस 5:15 एक बाबा राम सिंह था चपड़ासी, जो तनख्वाह नहीं लेता था, खालसा का ग्रांट नहीं थे ना, कहता बाबा राम सिंह, नई लाइब्रेरी थी, इसका उद्घाटन करना था दरबार सिंह, कैंची लो रिबन काटो। वो कांप रहा है, कहता हूँ मैं प्रिंसीपल की हैसियत विच हुक्म करदा, राम सिंह रिबन काटो। अब पीएन से रिबन कटा रहे हैं। हाँ, वो पीएन राम सिंह रिबन काटो। वो सारा काम नौकरी करनी थी, सर राम सिंह ने रिबन काट दिया। 15 मिनट दरबार से आया, कहते चीफ गेस्ट तो खत्म हो, चीफ गेस्ट तो बाबा राम सिंह है, जो तनख्वाह नहीं देता काम करता है, और लोग भी अच्छे थे ना। उसने आके माफ़ी मांगी, स्टेज में बोलने लगा, कहता मेरी गाड़ी खराब है। कहता बिल्कुल झूठ है, हर एक मंत्री के साथ पायलट कार होती है, आपकी गाड़ी खराब होगी तो आप दूसरी गाड़ी में आना चाहिए था ना, ठीक है कि नहीं। बिल्कुल। जब मैं कैबिनेट का दूसरी कमीशन का मेंबर था, मुझे पायलट कार मिलती थी, आगे पायलट जीप लगती थी, एक पीछे सिक्योरिटी लगती थी, बीच में मेरी कार होती। तो कहता ऐसे नहीं होना चाहिए ना। तो मजेदार बात यह है कि वो दरबारा सिंह मत्था भी टेक गया गन्ना सिंह का, ग्रांट भी दे गया। ग्रांट भी दे। दैट वाज दी
मॉरलिटी ऑफ मॉरल स्ट्रेचर ऑफ द टीचर्स। मॉरल स्ट्रेचर ऑफ द टीचर्स, ये कहानी इतनी इंटरेस्टिंग है, ना केवल इंटरेस्टिंग है, इतना कुछ सीखने के लिए हमारे लिए, आने वाली जनरेशन के लिए। एक कहानी उस पीएन की भी है जो तनख्वाह नहीं लेता पर चपड़ासी का काम करता है। एक कहानी वीर जी की है जो आते ही बच्चों को डिसिप्लिन सिखाने के लिए थप्पड़ मारते हैं, उनको क्लीन इंडिया का मैसेज देते हैं। एक कहानी उस डॉक्टर की है खुशहाल, जिनका नाम था खुशदेवा सिंह डॉक्टर। एक कहानी उस खुशदेवा सिंह डॉक्टर की है जिसने गत्ते का डब्बा अपने टेबल पे रखा है, और आपके कपड़े और आपकी हैसियत देख के वो आपसे फीस वसूल करता है। और एक कहानी एक हिस्टोरियन की, एक स्कॉलर की, डॉक्टर गंडा सिंह की है, जो होम मिनिस्टर की इंतज़ार नहीं करते, वो उस पीएन से रिबन कटवा देते हैं जो पीएन सैलरी नहीं लेता। वो होम मिनिस्टर को डांटते हैं कि अगर आप लेट आओगे, कि अगर आप लेट आओगे तो आप झूठ भी बोलोगे कि मेरी गाड़ी खराब हो गई थी, तो ये बर्दाश्त नहीं होगा। और एक कहानी उस टीचर की भी है, जब डॉक्टर महेंद्र सिंह की शादी होने वाली थी, वो टीचर उनको छुपा लेता है, 3 दिन के लिए गायब कर देता है। नहीं, शादी नहीं करनी, पढ़ना जरूरी है, एजुकेशन जरूरी है। अभी हम डॉक्टर महेंद्र सिंह जी से बात कर रहे थे उनकी एजुकेशन की, उनके अध्यापकों की और उन अनुभवों की। किसी शायर ने कहा है कि अनुभवों की पाठशाला में बड़े होकर हम पिता का दर्द समझे हैं पिता होकर। और ये अनुभव ही हैं, ये एक्सपीरियंसेस ही हैं जो इंसान को बनाते हैं। ये एजुकेशन है जो इंसान को बनाती है, और ये टीचर्स हैं जो इंसान को बनाते हैं। तो अभी 3 टीचर्स की बात कर रहे थे, मैं दोबारा उन 3 टीचर्स के नाम सुनना चाहूँगा जिनका आपके जीवन में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बड़ा रोल है। एक तो डॉक्टर गंडा सिंह जी, दूसरे से प्रीतम सिंह, डॉक्टर गंडा सिंह के बेटे, हमारे स्काउट मास्टर थे। हमें सिखाते थे कि रोज़ सुबह एक अच्छा काम करना और डायरी में लिखें क्या किया आपने। बहुत बढ़िया। लेट हो जाओ कोई बात नहीं, किसी अंधे आदमी को सड़क पार कराओ, 10 मिनट स्कूल लेट हो, डंडे खा लो। पनिशमेंट डंडे होते थे ना, फाइन नहीं लगता था, कि 2 डंडे खाने में क्या फ़र्क पड़ता, खा लो, करके आओ। तो तीसरे थे जो टीचर, जो मेरे डॉक्टर गंडा सिंह। तीनों का बड़ा योगदान रहा मेरी ज़िंदगी में। मैं जब बात कर रहा था डॉक्टर गंडा सिंह, तो साथ ही मैं बात करना चाहूँगा, ठीक है, तो मैं दिखाना चाहूँगा पटियाले की त्रैमूर्ति, 3 देवते पटियाले के, डॉक्टर गंडा सिंह, श्री दसौंदीराम वीर जी, डॉक्टर खुशदेवा सिंह। डॉक्टर गंडा सिंह की बड़ी बार बात हुई है, बड़े इतिहासकार हैं, लेकिन वीर जी की हमने बात नहीं की जी। पटियाला में वीर जी, उनका नाम था दसौंदीराम। मुझे बताया गया कि वो पटियाला स्टेट में महाराजा के बड़े अफसर थे, आला अफसर थे। तब रिवाज था पटियाला में आला अफसर पगड़ी पहनते थे। तो वो उनको ऐसी चस लगी कि किसी मोहताज को, किसी गरीब को उसका सेवा करना है, अनक्लेम डेड बॉडी को उठा के सत्कार से उनका क्रिमेशन करना है। अक्सर दफ्तर में लेट जाते थे, दूसरे काम में लग जाते थे। तो लगातार उनकी कंप्लेंट होती रही, तो कंप्लेंट की फाइल इतनी बड़ी होगी कि फाइनली मामला हुआ कि इसको नौकरी से डिसमिस करें, ये अपने सरकारी काम को इग्नोर कर रहा है। तो महाराजा के साथ पेश हुआ, टर्मिनेशन होनी थी, फैसला था। उन्हें बोला दसौंदीराम, पता नहीं आपकी गजटेड नौकरी इतनी बड़ी, तो उसके बाद ऐसी नौकरी नहीं मिली। कहता महाराज मुझे कोई ज़रूरत नहीं, इससे अच्छी नौकरी मैं ऑलरेडी कर रहा हूँ। कहता कैसे अच्छी नौकरी कैसे? उसने बताया ये नौकरी मैं कर रहा हूँ। तो वो बड़े लोग थे महाराजा भी, उन्होंने बोला दसौंदीराम जी अपनी पगड़ी उतार के कुर्सी में रख दो, हर एक महीने आपको चेक मिलेगा, आप अपनी बड़ी नौकरी जारी रखो। तो फिर महाराजा ने एक बोला कि मैं एक रिटर्न में आपसे चाहता हूँ कि जब मेरा अंत आए, डेथ हो, तो आप मेरे कंधा देना। दसौंदीराम ने, ये थे बड़ी बड़ी बातें बड़े लोगों की कि दसौंदीराम वाज एन ऑर्डिनरी पर्सन, मोटे पुराने कपड़े, लेकिन डीसी घबराते थे उनसे, टीचर तो घबराते, वीर जी आगे तो पिटाई करेंगे जिस टीचर ने क्लास नहीं ले वही करेगा। सो दीज आर द पीपल विद मॉरल अथॉरिटी, दसौंदीराम वीर जी। मुझे दुख है एक बात का
कि एक मेरे और टीचर थे डॉक्टर हरिराम गुप्ता, जी ना तो पद्म भूषण मिला ना उनकी किसी ने बायोग्राफी लिखी है। तो सुंदीराम बीर जी के मेरा कज़न लग रहा है, इनके बायोग्राफी होनी चाहिए। पटियाला में इन तीनों के नाम पर सड़क पर कुछ होना चाहिए नाम के। पटियाला के 3 बड़े सिटीजन थे जो कि दे वर वेरी वेरी बिग पीपल। इंसान कैसे बनते हैं, देश कैसे बनता है। डॉक्टर महेंद्र सिंह को जो भी वो बने, हिस्ट्री के स्कॉलर बने, प्रोफेसर बने, डायरेक्टर बने, उसमें इन 3 शख्सियतों की जो भूमिका है वो तो है ही है, और सबसे बड़ी भूमिका जो है वो एजुकेशन की भूमिका है। अगर एजुकेशन ना मिली होती तो आज हम इन डॉक्टर महेंद्र सिंह की इस हालात में, इस सदन में ये इंटरव्यू ना कर रहे होते। सर अब ये बताइए कि आपके जो प्रोफेसर बनने का किस्सा है, आपका हिस्ट्री सब्जेक्ट में आने का, डॉक्टर गंडा सिंह के पाँव तो आपने छू दिए और छू के भाग गए, ठीक है। तो एजुकेशन में जो एक्सेल किया आपने, प्रोफेसर बने, उसकी क्या कहानी है? ऐसा था जब बीए में मेरे ज़्यादा नंबर जो आए, बीए ऑनर्स नहीं था, तीनों सब्जेक्ट करते थे, अंग्रेज़ी में आए, तो स्वाभाविक था कि अंग्रेज़ी में एमए करें तो नौकरी नहीं मिल जाएगी आराम से, तो एमए इंग्लिश में दाखिला भर दिया। डॉक्टर गंडा सिंह चाहते थे कि मैं एमए हिस्ट्री करूं, तो मुझे बुलाया कि बेटा क्या हिस्ट्री करो। मैं कहती डेढ़ लंगी है। कहते नहीं डेढ़ नहीं लंगी, मैंने आपकी फीस बढ़ा रखी ऑलरेडी। तो एमए इंग्लिश छोड़ के एमए हिस्ट्री में आया। कहते कितनी नौकरी चाहिए? 1 10 मैं नौकरी लगवाऊंगा आपको। तो मज़ेदार बात है, जब एमए हिस्ट्री किया, डॉक्टर गंडा सिंह उस समय पटियाला में पंजाब हिस्टोरिकल स्टडीज़ के डायरेक्टर थे, मैं उनका असिस्टेंट बन गया। तो उन्होंने, वो बड़ी टेम्परेरी जॉब थी, उन्होंने मेरे लिए एक पोस्ट क्रिएट की रिसर्च स्कॉलर की। फिर मन में आया कई बार कंपटीशन होता, एक की बजाय 2 कर दी। उस समय वो पटियाला में जो वाइस चांसलर आए वो भी हिस्ट्री के प्रोफेसर थे, प्रोफेसर कृपाल सिंह नारंग। तो उनका इक्वेशन ठीक नहीं थी दोनों की आपस में, क्योंकि डॉक्टर गंडा सिंह जो थे किसी की परवाह नहीं करते थे। तो होता है अक्सर वाइस चांसलर उम्मीद करता है कि आपकी एक्सटेंशन चाहिए तो जाके सत श्री अकाल करो, नमस्कार करो जी, ये किया। वो एक्सटेंशन होने से 3 दिन पहले पाकिस्तान चले गए पुरानी मैन्युस्क्रिप्ट लेने, पीछे उनके एक्सटेंशन नहीं दिया, कोई बात। तो मुझे इंटरव्यू है, मैं इंटरव्यू देने गया, तो मुझे पूछते हैं वाइस चांसलर साहब, काका गंडा सिंह के घर जाना? मैं रोज़ जाना। कहता गेट आउट। तो मैं गेट आउट हो गया। अच्छा, इंटरव्यू का क्वेश्चन ही यही था? यही क्वेश्चन था। अच्छे सवाल, मुश्किल सवाल पूछते, बोलते नलायक है, वैसे फर्स्ट डिवीजन आ गई, आता था है नहीं कुछ। तो फिर तो ठीक था, लेकिन गेट आउट हो गया। बाहर रोया, गर्मी थी, काफ़ी रोया कि एक उम्मीद थी। तो शाम को डॉक्टर गंडा सिंह के घर गया, उसको पता लग चुका था कि मैं रिजेक्ट हो चुका हूँ। तो उन्होंने ज़ोर से टेबल मारा, गंडा सिंह रिटायर्ड होया, मरा नहीं। ठीक है, और सामने कमरा था एक, उसमें बैठा दिया, कहते बैठ जाओ। चिट्ठी लिखी, बंद किया, सील मोर लगाई, सील करते थे। काका ये चिट्ठी लेके बेरिंग यूनियन क्रिश्चियन कॉलेज बटाला जाओ, प्रिंसीपल CH लोयल नूं चिट्ठी दो। मैं कहा जी उत्थे तो अंग्रेज़ होंगे ने, अमेरिकन प्रेस्बिटेरियन कॉलेज है, इंडियन नहीं रखते। कहते काका तेरा काम हुज्जत करना नहीं, हुज्जत डिबेट करना, बहस करना नहीं, तेरा काम है ये चिट्ठी जाके प्रिंसिपल को देना, और तेरा कोई काम नहीं है। तो मैं गया, प्रिंसिपल को चिट्ठी दिया। प्रिंसिपल ने खोला, पढ़ के कहता जी आप गेस्ट हाउस में ठहरो, जॉब देने के लिए ना वो कोई तरीका होता है, वो कंपटीशन करने की 5-7 और लाएंगे। तो आप कहते खाना खाओ, रोज़ मिलेगा खाना आपको। 4 दिन के बाद मुझे लेक्चर लगा दिया, 3 एडवांस इंक्रीमेंट दे दिए। तो गंडा सिंह का विषय मुझे पता लगा बाद में कि वो PhD कर रहे थे, गंडा सिंह के सुपरवाइजर थे। ओके, लोरेन के। तो मेरिट तो थी। तो मेरे अतर सिंह मेरे दोस्त नहीं थे, सीनियर थे काफ़ी, बाद में आपके यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बने। वो थे पंजाबी डेवलपमेंट ऑफिसर पंजाबी यूनिवर्सिटी में। उन्होंने अखबार में दे दिया कि जो बेस्ट स्टूडेंट जो है रिजेक्टेड बाय द वाइस चांसलर बिकॉज ऑफ हिज विम्स। तो वाइस चांसलर ने बुलाया किसी के तरफ मुझे चाय के लिए, तो मैं ज्वाइन कर लिया स्कॉलर। मैं कह मेरा दिमाग खराब है, PhD करते बाद में लेक्चर लगा, मैं तो ऑलरेडी लेक्चर लग गया, वो भी 3 इंक्रीमेंट्स नाल मैंने सेमी फर्निश्ड घर मिल गया है, तो मैं नहीं ज्वाइन करना।
So that is story how I started as a lecturer in history, and from there it was in Baring College that I got married. जैसे मैंने पहले बात किया है, अकाली मूवमेंट के इन्फ्लुएंस पर मेरे फादर अमरधारी बने, मेरे चाचा जैतो आए और मिले ही नहीं, तो मेरा मन था कि जब वक़्त मिले अकाली मूवमेंट पर काम किया जाए। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में खालसा कॉलेज में लेक्चर लग गया मैं बेरिंग कॉलेज के बाद। रजिस्ट्रेशन के लिए गया, बीबी मिश्रा होते थे हेड हिस्ट्री के, एक विपिन चंद्र नाम के सुना था नाम, कहते बड़े डिफिकल्ट आदमी हैं, तो मैंने सोचा बंगाली होंगे। अंदर गया, सिनॉप्सिस देखा, कहते व्हाट इज दिस अकाली मूवमेंट? I said they have been studied only as a movement of religious reform. They were a powerful struggle against British imperialism. So he was a Marxist. उसको ब्रिटिश imperialism जो बड़ा जच्ची बात के ये सरदार नॉर्मली उनको बोलते हैं पिट्ठू थे अंग्रेजों के, they fought against British imperialism. तो उन्होंने एक सेंटेंस बोला, बाहर निकाल। मैंने सोचा भाई इंटरव्यू तो अच्छी तो हुई नहीं, तो मैं रिजेक्ट हो गया, PhD नहीं होगा। हफ्ते बाद चिट्ठी आई, यू हैव बीन एनरोल्ड फॉर PhD विद बिपिन चंद्र एज योर गाइड। एक्सीलेंट। अब सुना था बहुत डिफिकल्ट है, खतरनाक है, बड़े डिमांडिंग है। अब ही हैड शिफ्टेड टू JNU, बट वी स्टेइंग इन हिंदू कॉलेज फ्लैट्स, कोने में जो है सेंट स्टीवन के सामने हिंदू कॉलेज के फ्लैट्स थे जी। मैं मिलने गया, उसने देखा भाई नर्वस था। एक ख़ास बात है, बुरा ना मनाए तो दिल्ली के जो लड़के लड़की ना लेक्चरर, उनकी एक्टिंग होती है ना, हमें आती नहीं, पंजाब वाले ना सीधे साधे लोग। तो प्रेम चौधरी मेरी कुलीग थी, गुरबहन भी थी, PhD इकट्ठे विपिन के साथ, तो हम देसी लोग थे, तो घबराए विपिन चंद्र को कैसे करेंगे। अंग्रेजी सीख के कहा, सर मे आई कम इन? कहना आ जा सदारा, तेन बुलाया, तेन मैं जान के लवाया कि तू मेरा पंजाबी बोलेगा, तू अंग्रेजी बोल के इम्प्रेस कर दे। मैं क्या नहीं जी, कहा जा चाय बनाइए। उषा देर न लगी, वाइफ जो दफ्तर में काम करती थी, कहता चलो चल गई, चाय पिया। उनके पास बेबी मॉरिस की गाड़ी होती, ब्लैक छोटी गाड़ी थी, धक्के से चलती थी। कहते चलो चांदनी चौक जाके जलेबी खाते हैं। मैं सोचा जलेबी का PhD के साथ क्या रिजल्ट, कोई लिंक है कोई? बाहर आ गए, अब सड़क पे खड़े हैं, गाड़ी और देख रहे हैं 2-3 आदमी मिलेंगे तब गाड़ी चलेगी, धक्का लाएगा कोई। तो मिल गए बाई चांस, धक्का लाया, चांदनी चौक पहुंच गए, मोटी जलेबी खाई, बाद धक्का किसी लगवा के पहुंच गए वापस। मैंने अपनी वाइफ को बोला अजीब आदमी है, उसने मेरे सिनॉप्सिस नहीं देखे, बात ही नहीं किया। बाद में जब थोड़ी दोस्ती पड़ गई तो बोलता बेटे आप नर्वस थे, उसने बहुत नर्वस थे कि विपिन चंद्र बहुत बड़ा आदमी है, महेंद्र सिंह पंजाब से आया, अच्छी अंग्रेजी नहीं बोल सकता, नॉलेज बड़ी कम होगी, नखरे ने कुछ दिल्ली वाले करते वो नहीं करता, तो आपका कम्प्लेक्स दूर करना था, बाद में PhD करते रहेंगे, नॉर्मलाइज करना, नर्वस दूर करेंगे। तो दैट वाज विपिन चंद्र। अब मैं बड़े मान से कह सकता हूँ कि 8 स्टूडेंट रजिस्टर्ड हुए, महेंद्र सिंह वॉज द ओनली वन who did his PhD in 3 years without taking any leave from the college. I went to England also. So that's again interesting story. मुझे मेरा जो सोर्स मटेरियल था अकाली मूवमेंट का, बहुत सा मटेरियल इंग्लैंड में पढ़ा था, इंडिया हाउस लाइब्रेरी में, या अंग्रेज़ों की पर्सनल लेटर्स, मैल्कम हेली के अभी लेके आया हूँ, 120 पेज पर्सनल पेपर टाइप करके लाया। तो मुझे उसके लिए या लाहौर आर के ही जाना था, तो मुझे 73 में चंडीगढ़ में एक पेपर पढ़ा मैंने। नूरुल हसन उस समय एजुकेशन मिनिस्टर थे, बड़ी बल्क थी, गोगड़ थी, वो हिस्ट्री के प्रोफेसर भी रहे हैं बाद में। जब नूरुल हसन मिनिस्टर हट गए तो दिल्ली से आए, तो स्टूडेंट्स को टैग बांट रहे, पानी दे रहे हैं। मैं कहा सर आप बेटी, कहते नहीं भाई मैं प्रोफेसर हूँ, मेरा काम है बच्चों को टैग देना, शीट देना एडिशनल। तो नूरुल हसन मेरे पेपर से इम्प्रेस हो गए, ऐसे उड़ के जफी डला ली, कहते कहने हेल्प यू। मैं कहा यस सर, कम एंड मीट में। मैं कहा सर वो एजुकेशन मिनिस्टर के ऑफिस में कैसे जा सकूँ?
किसी एक लिफाफा था, उसके ऊपर लिख दिया अलाउ हिम टू एंटर। 3 दिन के बाद गया, हाउ कैन हेल्प यू? मैं कहा सर कुछ मटेरियल जो है हर कहीं बांटा नहीं गया और लाहौर में पड़ा हुआ है। कहता ठीक है। हफ्ते में बुलाया, कहता लाहौर जाने का पॉसिबिलिटी नहीं है। और किधर है? मैं इंडिया हाउस लाइब्रेरी, उधर मैं भेज सकता हूँ। कैसे भेजा पता नहीं, मुझे अचानक चिट्ठी आई तो जी इंग्लैंड जाने का स्कॉलरशिप मिल गया। उधर मैंने 2 काम किए। एक तो जो इंडिया हाउस लाइब्रेरी में पता नहीं अभी है कि नहीं, एक फजूल उन्होंने फैला रखा रूमर कि पेन से लिखोगे तो शायद उड़ जाएगी, फाइलें खराब होती हैं। किसी इंडियन ने डोली है। अभी हाउ आर यू श्योर? इंडियन डोल सकता है, गोरा नहीं कर सकता। तो उधर पेंसिल से लिखते थे नोट, पेंसिल बार बार खत्म होती है। तो मैंने उनसे परमिशन ले ली। ये किस साल की बात है? 74 में। अब थोड़ी बदमाशी भी की हमने कि एक फाइल से 20% से ज़्यादा नहीं कॉपी करा सकते। तो हमने वो होता है ना ग्रुप करके, आप रविंद्र को काम आप फॉर्म मेरे पेपर का भर देंगे, ऐसे करके 7% करा लिया। लेकिन ये जो पेंसिल गढ़ना बार बार, तो मैंने कहा मुझे टाइप आती है, मैंने जाके छोटी सी टाइपराइटर खरीद ली। उन्होंने मुझे परमिशन दे दी कि टाइप करो मटीरियल। तो मैंने सारा मटीरियल टाइप करके लाया, जल्दी हो गया। तो वो PhD सबमिट किया। दैट अगेन इज हिस्ट्री। नॉर्मली होता है यू आर ए प्रोफेसर एंड सीनियर, वाइवा में लगता है सुपरवाइजर बैठता साथ बैठता जी। मेरे वाइवा में बिपिन चंद्र नहीं आए, ये दोनों में क्लैश था हिस्ट्री डिपार्टमेंट में। तो आई वाज अगेन वेरी नर्वस। मेरा वाइवा था 4 बजे, आर्ट्स फैकल्टी जो है RS शर्मा थे हेड, वेरी पावरफुल मैन। 4 बजे गया मैं, प्रेम कुमार था उनका PA। हाँ जी आओ अंदर। अंदर गया, इमेजिन कौन बैठे थे? मेरे सुपरवाइजर जिन्हें वाइवा लेना था, सुपरवाइजर नहीं एग्जामिनर वरुण डे कैलकाटा से आए, रोमला थापर, सतीश चंद्रा, RS शर्मा। इतना आई बिकेम सो नर्वस कि इतने बड़े आदमी को ऐसे महेंद्र सिंह कैसे वाइवा देगा। शर्मा से क्या बोलते हैं, आइए महेंद्र सिंह आप भी हिस्टोरियन हैं। मैं कहूँ सर मैं हिस्टोरियन नहीं हूँ, मैं स्टूडेंट हिस्ट्री का हूँ, आप हिस्टोरियन हैं तीनों। रोमला थापर। अब वरुण ने देखा कि सर नर्वस हो रहा था ना, उसने प्लेट उठाई, बर्फी लो भाई खाओ। मुझे समझ नहीं आया, कंग्रेचुलेशन, वाइवा हुआ नहीं, हाथ मिला दिया उसने। बड़े स्ट्रेटजी थी ना कि आप रिजेक्ट कैसे करोगे भाई, बर्फी खवा दिया इसको, कंग्रेचुलेशन हो गया। बाद में ग्रिलिंग हुई बड़ी अच्छी मेरी, आई फेस द ग्रिलिंग। आई फेल्ट बैड कि मेरे टीचर डिफेंड करने के लिए नहीं, अच्छा वो नहीं आया कि उनके क्लैश चल रहे थे उनके दो ग्रुप्स का। हो गया। वरुण दे को मैं खाना खिलाने के लिए बंगाली मार्केट ले गया। मेरे पास टूटा स्कूटर था DL 7034, अभी भी याद है। उसके पीछे बैठाया, मैंने कहा जब सीट टूट गई तो पड़ा। बंगाली मार्केट ने खाना खाया। अब मैं देखा, मैं सोचा ही नहीं था कि किसी को खाना खिलाएंगे, पैसे हैं कि नहीं। तो he says महेंद्र सिंह यू आर इंडियन, आई एम इंडियन। इन इंडियन ट्रेडिशन सीनियर मैन पेज। मैं आपसे रैंक में बड़ा हूँ, उम्र में बड़ा हूँ, हर हाल से बड़ा हूँ, आप पैसे नहीं दे सकते। बच गए, पैसे नहीं दे। उनको वापस दिल्ली यूनिवर्सिटी गेस्ट हाउस भेजा, सुमित सरकार के ठहरे थे उनके पास। हो गया, PhD हो गया। अब किताब छापने के लिए रंधावा साहब हमारे प्रिंसिपल थे, उन्होंने पढ़ी क्योंकि काली मूवमेंट नया सब्जेक्ट था। बड़े प्यार से अंग्रेजी के प्रोफेसर थे, अंग्रेजी ठीक किया। मैंने छपने के लिए मनोहर बुक सर्विस रमेश जैन उनको दिया। उन्होंने मुझे 20% रॉयल्टी प्रॉमिस किया, नॉर्मली 10% मिलती है। मैंने खुशी से रंधावा साहब को दिखाया, उन्हें नो लाला विल पब्लिश। मैकमिलन 6 महीने हो गए, खाना कुछ नहीं करते। अब गुस्से में गया, मैकमिलन का ऑफिस दरियागंज में था। तेजेश्वर सिंह जो थे न्यूज़ रीडर भी थे, मुझे नहीं पता था, क्लीन शेवन सरदार गुरबचन सिंह के बेटे थे। उनका दाता दोस्त है ना सरमोहन सिंह, इतना रईस था कि उनका जो घर रावलपिंडी में था, इट बिकेम हाउस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, बच्चन हाउस। तो मैंने सोचा भाई कोई बंगाली या दूसरा होगा। बड़ी गुस्से में गया,
आई सेड रिटर्न माय मैन्युस्क्रिप्ट। कहता सारा पैसा ठंडा हो जा, सारा पैसा ठंडा हो जा, ठंडा हो जा, की पिएंगे? पिएंगे। बुलाया BN वरम, बोला जल्दी आओ, क्या प्रॉब्लम है इसकी? कहते प्रॉब्लम ये है कि एक्सीलेंट रिपोर्ट फॉर क्वालिटी, वेरी माइनर डिमांड फॉर सेल। अब महकमे में इतना मूर्ख सिस्टम है कि कलकत्ता, चेन्नई, उधर किसी को पंजाब में है ही नहीं उनका। सिंस ही वाज सिख, इन्हें पता। कहता है काली मूवमेंट नो मार्केट, कहता टॉप प्रायोरिटी शुड बी पब्लिश्ड, लिख दिया उसने, किताब छप गई। एंड मैकमिलन इतने ग्रेट पब्लिशर थे कि लास्ट चेक आया 5 रुपए का। तो बैंक वाले 4 रुपए काटते थे उन्होंने। अच्छा, 1 रुपया मुझे मिला, पर बाकी तो आजकल आपको पता ही होगा कि पब्लिशर रॉयल्टी नहीं देते मेरे, या कम देते हैं। सो दैट वाज माय फर्स्ट बुक एंड इट गॉट मी वेरी गुड डिविडेंड्स। रिव्यू छपा आधा पेज का ट्रिब्यून में, अतर सिंह ने किया। ही वॉज अ वेरी वेरी इंटेलिजेंट मैन। हिंदुस्तान टाइम में करतार सिंह दुग्गल ने किया। देन ऑफर केम, आई एस्टेट प्रोफेसर रीडर बोलते थे कि पटियाला, अमृतसर। सो अमरीक सिंह persuaded me to go to Patiala, and I must say Patiala I was a failure as a teacher because लोगों के साथ मेरी बनती नहीं थी। जैसे बोला था सुखदयाल सिंह की स्टोरी में लाई थी ना आप। जी। So Patiala I was a teacher, not a successful teacher. I took with me हरजोत ओबराय, सुना होगा, बहुत बढ़िया। जी बिल्कुल। गुरदेव सिंह प्रोफेसर बन गए। तो अमरीक सिंह का ड्रीम था कि पटियाला को अच्छा यूनिवर्सिटी बनाना है, बाहर से टीचर आने हैं। उधर इशू बन गया कि जी नॉन सिख ला रहा है, पंजाबी यूनिवर्सिटी कल्चर ख़राब कर रहा है। वो कहते हैं यूनिवर्सिटी तो सिखों की नहीं होती ना हिंदुओं की होती है, यूनिवर्सिटी तो एकेडमिक्स की, स्कॉलर्स की होती है। तो सब स्कॉलर्स आएंगे। तो झगड़ा शुरू हो गया, हम झगड़े में इनके सपोर्टर थे, विक्टिम बन गए। तो उधर से जूते खा के भागे उधर से। पर वो फायदा ये हुआ कि प्रोफेसर वन सिंह थे, बहुत बड़े आदमी, वो पहले रजिस्ट्रार थे, फिर VC नहीं बने। अब मैं इस बात पे गवाह हूँ कि जब VC नहीं मिल रहा था, प्रकाश सिंह बादल उनके घर में गए कि जी सरदार साहब आप VC बनो कर। कहते नहीं बनना। कहता मैं जाऊँगा नहीं आपके घर से। कहते ना जाओ, उनको पता बादल 2 दिन ठहर नहीं सकता, पॉलिटिशियन हो। कहते रहो जी, खाना मिलेगा। फिर आया, कोई सजेस्ट करो, उन्होंने बोला अमरीक सिंह को बना लो। सो अमरीक सिंह जो इस मामले में मैं बड़े नज़दीक रहा, एक मामले में गलत थे। उनको ये स्ट्रेटजी नहीं आती कि यू शुड नॉट अटैक ऑल सेक्शंस। अटैक करना है स्टूडेंट्स को, ना अटैक करो, स्टूडेंट बड़े खतरनाक होते हैं। उन्होंने सबको एट वन टाइम अटैक किया, टीचर्स को, स्टूडेंट्स को और एम्प्लॉयज़ को। इंटरेस्टिंग स्टोरी होगी कि पहली बार वाइस चांसलर शाम को कुर्ता पजामा पहन के हॉस्टल में चले गए। कहता है किसी लड़के का, भाई उसका बापू खाना दो, 1.5 रुपये लगता है शायद, पता नहीं लगता कि देना होता मेहमान को, आप यू नो। जी। उन्होंने पैसे लेके खाना दे दिया। दूसरे हॉस्टल में, तीसरे दिन सबको बुलाया, तीनों वार्डन को, बैठो भाई। घबराए भाई VC बुला रहा है। कहता मीनू बताओ उस दिन का। हाँ जी, प्याज, खीरा, टमाटर। कहते गर्मियाँ बड़े महंगे होते हैं। कहते नहीं जी। वो कहता उस जो वेटर थे उनके बुला के लाओ, वेटर बुला के लाया। कहते ये बाबा जी तो खाना खाने आए थे, ये वाइस चांसलर थे। कहते पता नहीं, ये बाबा जी वाइस चांसलर थे। कहता खीरा खूरा नहीं होता, ना प्याज होता है। डिसमिस। अब यू डिसमिस 3 people, मुश्किल होता है। देन ही टुक, I should not use dirty words. He came into clash। इससे पहले इंद्रजीत को संधू थी वाइस चांसलर, उनकी लॉटरी ऐसे खुल गई कि वुमन इंटरनेशनल ईयर ऑफ द वुमन थी, तो वो उनको वाइस चांसलर बना दिया। रुपिंदर की मदद थी, मेरे दोस्त हैं। उनके खिलाफ टीचरों ने धरना लिया। ज्यादती ये कि उनके घर बैठ के उनको टॉयलेट नहीं जाने दिया। बहुत बुरी बात थी ना। अमरीक सिंह ने इंक्वायरी करके 10 टीचर को इशू किया, वाई योर सर्विसेज शुड नॉट बी टर्मिनेटेड। मैं नया गया था, मैं इंटरवेन किया। मैं कही देखो, वाई स्ट्रिक्ट एक्शन शुड नॉट बी टेकन अगेंस्ट। स्ट्रिक्ट एक्शन मीन्स टर्मिनेशन, इट मीन्स स्टॉपिंग इंक्रीमेंट, इट मीन्स ट्रांसफर टू अदर कैंपस।
तू कौन होता है, कल आया तो मुझे एडवाइस देता। बिकॉज जो टीचर थे मैं उनको जानता था। गुरनाम सिंह राय बेरिंग कॉलेज मेरे कुलीग थे, एक थे अपने अंग्रेजी के थे। तो टीचर सारे बड़े पावरफुल लेफ्ट राइट वाले पहुंचे हुए लोग थे, वो सारे इकट्ठे हुए। तो देन ही कुडंट फेस द सिचुएशन, ही रिजाइन। तो मेरा तो नुकसान हो गया ना उसमें, मैं फिट नहीं कर पाया उस कल्चर में। आई वांटेड यूनिवर्सिटी शुड नॉट शिफ्ट टू पंजाबी मीडियम। दो तरह की एमए हो, जो लड़की शादी के लिए एमए कर रही है हिस्ट्री की, उसको पंजाबी मीडियम अलाउ करो। जिसने आईएएस करना है उसके लिए कंपल्सरी अंग्रेजी मीडियम हो। मेरी ये आर्गूमेंट है, नॉट अगेंस्ट पंजाबी, कि जो नई किताब हिस्ट्री की है अनिल झील की, वो 3-4 साल में अनुवाद होगा उसका, फिर मिलेगी ना। तो क्वेश्चन पेपर आप उससे बना रहे हैं। तो आई बिकेम ए विक्टिम, ही इज एंटी पंजाबी सेंट बाय सो एंड सो, एंड एज आई टोल्ड यू अर्लियर। पंजाबी को भी अगर हमने ग्लोबलाइज करना है, हमें दूसरी लैंग्वेज को माध्यम बनाना पड़ेगा। आज 2 पंजाबी और पंजाबी के हितैषी इंटरव्यू अगर कर रहे हैं, वो पंजाबी, हिंदी और अंग्रेजी तीनों इस्तेमाल कर रहे हैं, ताकि पूरा हिंदुस्तान या पूरा विश्व जो है वो समझ सके क्या बात हो रही है। मुझे मुश्किल हो रही है हिंदी बोलनी, लेकिन मैं आपके लॉजिक समझता हूँ कि मुझे ज़्यादा लोग सुनेंगे, नहीं तो ये पंजाबी सूबे तक लिमिट हो जाएगी या आपके पंजाबी डिपार्टमेंट तक लिमिट हो जाएगी। जी। अभी तक तो हम बात कर रहे थे डॉक्टर महेंद्र सिंह जी से एक परिवार के उजड़ने के बाद बसने की कहानी, एक व्यक्ति के उजड़ने के बाद, एक बच्चे के उजड़ने के बाद उसके ना केवल बसने की कहानी, उसके ग्रो करने की कहानी, उसके एक्सेल करने की कहानी। और उन्होंने उसका जो हमें सूत्र बताया वो था एजुकेशन, वो थी उनके टीचर, वो था उनका हार्डवर्क, वो था उनका डिसिप्लिन। अब अगर हम बात करें, ये तो थी व्यक्ति महेंद्र सिंह। अब 2 मुल्क भी मुल्कों का भी बंटवारा हुआ है, पाकिस्तान बना, तीसरा बन गया, दूसरा भारत हो गया, तीसरा भी बन गया बांग्लादेश, तीसरा बांग्लादेश बन गया। बांग्लादेश की बात तो बाद में आती है, पहले इन 2 मुल्कों की बात करें। पाकिस्तान को दुनिया इस समय एक फेल्ड स्टेट के तौर पे जानती है, और भारत जो दुनिया की 4थी बड़ी अर्थव्यवस्था है और एक सुपर पावर आने वाले 25 सालों में बन जाए, 20 सालों में बन जाए, कुछ नहीं कहा जा सकता जिस हिसाब से हम ग्रो कर रहे हैं। आपकी जो प्रोग्रेस है उसमें एजुकेशन का रोल है, और आपने शुरू में कहा था इंटरव्यू शुरू होने से पहले भी, इस मुल्क को बनाने वाली जो चीज़ है वो डेमोक्रेसी है। ये एजुकेशन और डेमोक्रेसी का जो रोल है भारत को बनाने में, या और किन चीज़ों का रोल है, और पाकिस्तान फेल स्टेट कैसे बन के रह गया, थोड़ी इस विषय पर प्रकाश डालें, बात करें। मैं ऐसे बात करना चाहूँगा, पटियाला में एक सड़क है, उसका नाम है माल रोड। माल रोड इज डिवाइडिंग लाइन। इधर गरीब लोग रहते हैं, हम गरीब लोग पाकिस्तान से आए तो इधर ठहरे थे, उधर अमीर फ्यूडल लॉर्ड। अब पढ़ना अमीरों का प्रिविलेज था, गरीबों को पटियाला में YPS जलंधर पब्लिक स्कूल, ICS पढ़े लिखे लोग उनके बेटे जा सकते, महेंद्र सिंह जैसे गरीब लोग नहीं जा सकते थे। अब डेमोक्रेसी ने क्या दिया, एजुकेशन, दैट टू फ्री एजुकेशन टू पुअर पीपल। सो एजुकेशन एम्पावर्स यू। सो 3 चीज़ें मैं सोचता हूँ बड़ी ज़रूरी हैं। वन इज democracy has to be guarded because democracy gives you equal right. I mean, you could defeat the most powerful prime minister through democracy. You could defeat the most arrogant person through democracy. And democracy is very, very important for a country. Now, who are lucky, who have aberrations, I call them aberrations, 84 riots or Gujarat riots, they are not the common thing, they are aberrations. अचानक कोई चीज़ें होती हैं, इनको परमानेंट नहीं समझना चाहिए मेरे ख्याल में। India is fortunate, it has been able to manage to retain democracy. We didn't have an army rule, and again our army is well disciplined. Division कर रखे ना, 3 chiefs and then CDS. Our neighboring countries, not only Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka, Nepal, Burma की बात करो, they have not been able to retain democracy.
Now, what is the cause? I think I'm not the expert and I should not talk more about it. But I must say, we are fortunate that there is inherent spirit of what you call tolerance or acceptance, because Jews, you know the story, they came to India, they were embraced. Parsis came to India, they were embraced. Dalai Lama came to India, even if we paid some price for it. We have embraced him. I was his guest last month. He has built his own empire in Dharamsala. So this country has something great. मुझे याद है PN अक्सर थे जो बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल प्राइम मिनिस्टर के एडवाइजर, कहता महेंद्र सिंह, imagine the beauty of this country. It grows cherries and mangoes together. No country in the world grows cherries and mangoes. It has Kashmir, extremely beautiful, extremely makhan malai, and look at the south. So it tolerates. It's a country which accepts. This basic acceptance. Aberration here and there, they should not be generalized, to my mind. So now about the role of democracy and education. Now, as I mentioned earlier, कि पहली बार मैं पटियाला में गौशाला में खुरली में सोया. जी. Same Mahendra Singh in 2014 was invited to give the convocation address in the Punjabi University Patiala. I entered the circuit house, जो मिनिस्टरों के लिए होता है. There was salute because at that time I was holding a position as member of the National Commission for Minority Educational Institutions. I didn't believe कि दो कहते हैं प्रोटोकॉल है, आपको सैल्यूट देना पड़ेगा हमें, ठीक. Then I went and wrote my address. My daughter, who is no longer with us, Rubina, I call her my teacher. Okay. I sent her my address. She says, Papa, it's boring. She says कि जो बच्चे कन्वोकेशन डिग्री लेने आते हैं वो बड़े एंक्शियस होते हैं कि जाके माँ बाप को मिले, दोस्तों को मिले, खाएं पिए. लंबा लेक्चर सुनने लगे तैयार नहीं होते. स्टेट ऑफ माइंड, डिग्री लो, जाओ एंजॉय करो. आप क्या भाषण दोगे, कौन सुनेगा? कहती क्या करो, वाइस जसपाल सिंह थे, जल्दी बढ़ो भाई, पंजाबी में अनुवाद भी करना है. मैंने कहा मेरी बेटी रिजेक्ट कर दिया. अब उनको कोई ऐसा आदमी चाहिए जिसकी पूछ भी हो, मेंबर हो किसी चीज़ का, अंग्रेजी भी बोल सके, पंजाबी भी बोल सके. तो वेट किया, लेकिन बोला क्या, कहती बेटे, मेरी बेटी बोलती है कि पापा आप आराम से अपनी ज़िंदगी शेयर करो. तो उधर मैंने ये बोला कि भाई मेरे यंग स्टूडेंट्स, आप पटियाला के हो, आपको पता है माल रोड है. कहते हैं माल रोड जो है डिवाइडिंग लाइन है. पटियाला ऑफ द रिच, पटियाला ऑफ द पुअर. व्हेन आई केम इन 47 देयर वाज नो मिडिल क्लास. आप पटियाला में मिडिल क्लास, आप लुधियाना में मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास हो गए, लेकिन फ्यूडल नहीं आप. पुअर नॉट फ्यूडल. रिच होंगे आपके फादर, बट फ्यूडल नहीं होंगे, मिडिल क्लास. सो fortunately in India, middle class has emerged in a very big way, not in Pakistan. Now, middle class has emerged, it means more education. So I started, जब बोलने लगा मैंने, गवर्नर साहब बैठे थे, शिवराज पटेल, मैंने बच्चों को बोला ऐसी 3 बातें करते हैं. पटियाला में जो माल रोड डिवाइड करता है, तो महाराजा का राज था, डिवीजन रहनी थी. डेमोक्रेसी आई, उसने महाराजा को उड़ा दिया. इलेक्शन में जो बन गया वो चीफ मिनिस्टर बन गया. और कभी चीफ मिनिस्टर ज्ञानी जैल सिंह जो बड़ा साधारण आदमी था, गरीब आदमी था, वो चीफ मिनिस्टर बन गया. कभी लाल बहादुर शास्त्री जो बेचारा पुल के तैरने के पैसे नहीं थे, वो तैर के जाता था पढ़ने. डेमोक्रेसी ने बनाया उसको. सो आई सेड डेमोक्रेसी हैज़ क्रिएटेड इक्वालिटी, क्रिएटेड मिडिल क्लास, सो डेमोक्रेसी इज़ वन. I said, मैं आज चीफ मिनिस्टर खड़ा हूँ, 2-3 कारण हैं. पहला कारण हो सकता है कि वाइस से मेरा दोस्त है, उसने मेरा लिहाज किया होगा खैर, बट ये लिहाज नहीं कर सकता था मेरे पास एजुकेशन होती, मैं PhD ना होता, या मेरे पास जो दूसरी पूछ लगी हुई है मेंबर ऑफ द कमीशन, वो क्यों बना? बिकॉज ऑफ गुड एजुकेशन. सो डेमोक्रेसी, एजुकेशन, एंड थर्ड चीज़ मैं एम्फेसाइज करता हूँ, यू शुड फाइट what is called communal ideology. Okay. बिपिन चंद्र ने क्लास में सवाल पूछा, let it be recorded, whatever the consequences.
who killed Mahatma Gandhi? साहब ने बोला गॉडसे, कहते नो। हैरान में, गॉडसे सबको पता है, कहते नो, आइडियोलॉजी ऑफ हेट, ही बिकेम द इंस्ट्रूमेंट। हु किल्ड इंदिरा गांधी? मेरी बेटी जब छोटी थी, रूबी छोटी थी, तो 84 में बिपिन चंद्र अपने घर ले गए। छोटी थी, पूछते पापा क्या हो गया, इंदिरा गांधी को किसने मारा? तो भाई आंसर वुड हैव बीन बयान सिंह सतवंत सिंह। मेरे से पहले बोलता बिपिन, नहीं बेटे, आइडियोलॉजी ऑफ हेट। ये बात तब उसको समझ नहीं आ रही थी। व्हाट इज, अब हेट पैदा करे जाओगे तो यू बिकम द इंस्ट्रूमेंट। बयान सिंह सतवंत सिंह, दे बिकेम द इंस्ट्रूमेंट। सो बिपिन सेज फाइट आइडियोलॉजी ऑफ हेट, promote education, ensure democracy takes strong root, and try to fight ideology of hate, because मैं वाजपेयी जी का बड़ा एडमायरर हूँ। उन्होंने बड़ी कमाल की डिप्लोमेसी किया, और डिप्लोमेसी ये थी, लाहौर में जाके पतंग उड़ाए। हमें अजीब लगता है, क्या प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया पतंग उड़ा रहा है, बहुत बड़ी बात कर गया, दोस्ती डाल के आ गया ना, हाथ मिला के आ गया। उनका ये कहना था कि पड़ोस में आग लगे तो नुकसान होता है, आग का सेक मेरे घर में आएगा, सेक नहीं लगना चाहिए। वेदर नेबर इज समझदार है कि नहीं है वो उसकी सरदर्दी है, लेकिन वो शुड विश कि साउथ एशिया में पीस चाहिए, बिकॉज फॉर इंडिया देयर आर पीपल हु क्रिटिसाइज सडन सीज फायर। आप सपोर्ट द सडन सीज फायर कि लगातार लड़ाई होती तो हम हमारी इकॉनमी डीरेल हो जानी थी। मेरी फीलिंग है जो हुआ ठीक हुआ है, अब प्रोग्रेस कर रहे थे ना, पता नहीं लड़ाई एक साथ चलती, 6 महीने चलती, यूक्रेन में क्या हो रहा है, तो डीरेल हो जानी थी। तो दिस वाज अ गुड थिंग। सो माय मैसेज टू यंग फ्रेंड्स इज दैट promote education, promote equality, democracy, promote democracy. It is because of this democracy that 3 persons who were from very, not 3, 2 should be, Kalam became the President of India, again a very, very poor background, but good education and scientific mind. He, to my mind, was the best President of India. He had a dream for India. And Inder Kumar Gujral, refugee, became the Prime Minister. I rate him very high because he could ensure friendship between neighboring countries. And Dr. Manmohan Singh, उनका thesis क्या था? He says, promote trade between India and Pakistan, promote what you call people to people friendship. यूनिवर्सिटी प्रोफेसर जा रहे हैं, वो आ रहे हैं, and encourage businessmen, Indian businessmen, to invest in Pakistan. Then they'll ensure, if they have big investment, terrorism votes बंद करने जाएंगे. He says a time will come without declaring border will become irrelevant. There is a border, but who bothers? सुबह आप ब्रेकफास्ट अमृतसर करते हैं, लंच आप लाहौर करते हैं, शाम को दिल्ली आके डिनर करते हैं, borders become irrelevant. No, this is, I don't know whether this is possible or not, but this should have been our dream. Britishers, I must say, they were very clever. They divided in such a way that we, the Asian people, are unable to live in peace as good neighbors. So let us pray for peace of humanity, peace of India, peace in the neighborhood. थैंक यू वेरी मच सर। डॉक्टर महेंद्र सिंह जी का जो मैसेज है, ना केवल हमारे लिए जो आने वाली नस्लों है उनके लिए भी बड़ा महत्वपूर्ण है कि इस मुल्क को अगर किसी ने बनाया है, वो बनाया है एजुकेशन ने, वो बनाया है डेमोक्रेसी ने, वो बनाया है इक्वालिटी ने। और अगर पाकिस्तान फेल्ड स्टेट बना है तो लैक ऑफ एजुकेशन, लैक ऑफ डेमोक्रेसी एंड लैक ऑफ इक्वालिटी, प्रमोटिंग द टेररिज्म। और हमने अगर आगे एक्सेल करना है तो ये लोकतंत्र की जो जड़ें हैं वो मजबूत तो हैं ही, इस वृक्ष को पानी कैसे दिया जा सकता है, एजुकेशन को और ज़्यादा लोगों तक, देश के दूर दराज हिस्सों तक कैसे पहुंचाया जा सकता है, और इक्वालिटी जो कि हमारी पहचान है उसको पूरे विश्व के सामने कैसे लाया जा सकता है। और सर बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत इंसाइटफुल इंटरव्यू आपने दिया। अच्छा लगा मुझे। हम ना केवल सेंटर फॉर इंडिपेंडेंस ऑफ पार्टीशन स्टडीज़, मैं प्रोफेसर योगेश सिंह, ऑनरेबल वाइस चांसलर, उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगा क्योंकि जो उनका सपना था वो धीरे धीरे साकार हो रहा है। प्रोफेसर श्री प्रकाश सिंह, डायरेक्टर साउथ कैंपस, उनका जो
हमें सपोर्ट मिलता है। ये 45वीं इंटरव्यू ने प्रूव कर दिया है कि सेंटर फॉर इंडिपेंडेंस एंड पार्टीशन स्टडीज़ जो अचीव करना चाहता है, शायद हम उसी मार्ग पर आगे चल रहे हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।